उससे बढ़िया से टूटे हो चल बता यहाँ घाटा पर शायद कहीं वो लाड़ा पर तो मेरा कोशिश करता तो उड़ जो कल पे उड़ पे कि वहां पे सब उड़ ही जो करता लो जय 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 हिंद जय हिंद। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बस बस बैठ जाओ। थोड़ा साउंड बढ़ाइए भाई साउंड बढ़ाइए। हाँ चलिए कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया ठीक है। कुछ चीजें पढ़ देता हूँ। इसका कुछ ऐसा सिलेबस पूरा होने में बस पोल्ट्री की भूमिका बाकी है। मतलब ये किसी और का है क्या? अरे नाम भी लिखा डीएसपी रवीश कुमार बहुत बढ़िया गुड। सर ऐसा कीजिए इधर तो ऑनलाइन आवाज न जाए। सर हमें पीडीएफ दिया गया क्लास नोट नहीं बनवाया गया सर आप नोट्स लिखवा दीजिए ऐसा है क्या? ठीक है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं परेशान मत रहिएगा। जैसा आपको मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा परेशान मत रहिएगा ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मेंस जो है ना अब देखो क्या है उसमें कि टाइम का बड़ा शॉर्टेज है। टाइम का बड़ा शॉर्टेज सारी टीचर बोल रही होंगी आपका ठीक है टाइम का बड़ा शॉर्टेज है तो आवाज बढ़ा दीजिए भाई आवाज बढ़ा दीजिए। तो टाइम का शॉर्टेज है बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रॉब्लम बच्चा ये है कि मेंस है तो मेंस में तो लिखना पड़ेगा। मेंस में बिना लिखे तो देखो काम चलने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बस बढ़ा के खत्म कर दिया जाए। लिखना ही नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा ठीक है। तो आपको लिखवाऊंगा मैं परेशान मत रहिएगा आपका ठीक है लिखवाया जाएगा हर चीज। हाँ इतना हो जाएगा कि 3 की जगह 5 घंटा पढ़ा दिया जाएगा ठीक है। 3 की जगह 5 घंटा पढ़ा दिया जाएगा 6 घंटा पढ़ा दिया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस। हाँ लेकिन पढ़ाया जाए ऐसा कि ऐसा ही पढ़ाया जाए जिससे आपका फायदा हो। उसके लिए आप परेशान मत रहिएगा आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। आपको प्रॉपर तरीके से मैं लिखाऊंगा जैसे मैं डायग्राम चार्ट बना के पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको लिखवाऊंगा। आराम से डिस्कस कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए परेशान नहीं रहना है ठीक है। और टेंशन न लीजिए क्या कहते हैं हम हैं तो टेंशन की बात नहीं कुछ आगे कीजिए बस ठीक है परेशान मत रहिए। हाँ एक काम जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा जैसे पहले कर रहा हूँ क्योंकि हम मिस करना मान लीजिएगा कि डेली आपको क्या करूंगा मैं 3 4 5 क्वेश्चन डेली में दूंगा। उसमें क्या करना है आपको ऐसा टाइम बना लीजिएगा कि एक दिन आप चेक करवाइएगा तो किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ जाइएगा उसके दिन आप लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ जाइएगा ठीक है। ये काम आप करना प्लस ये भी आप टाइम कीजिएगा कि MWF आप टाइम कर लेंगे MWF में गर्ल्स आएंगे और TTS में बॉयज आएंगे। इससे क्या होगा दोनों का अपना कॉपी का हो जाएगा चेक हो जाएगा। अब मान लो गर्ल्स और बॉयज दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों में से प्रॉपर किसी को मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा। तो बेटर ये है MWF मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन क्या करते हैं गर्ल्स आएंगी और आकर के अपना कॉपी चेक करवाएंगी ठीक है। और TTS ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे इस 3 दिनों में बॉयज लोग आओगे बॉयज लोग आकर कॉपी चेक कराओगे ठीक है। मैं अवेलेबल होऊंगा आपका कॉपी में चेक कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे होगा जैसे मैं बैठा रहता हूँ आप लोग कॉपियां चेक कराते हो आप लोग जब पेंसिल लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना पता नहीं क्यों आपके अंदर ये चीज आ गई कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन लिख रहे हो चैट जीपीटी का नाम से कुछ ले रहे हो सीधे चैट जीपीटी पे डाल रहे हो कुछ लिखे आ जा रहा है आपका लाइट। देखिए भाई लाइट को जला दीजिए आशीष जी लाइट को जलाइए। तो चैट जीपीटी का अगर यूज करोगे याद रखो एक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कैसे देखेंगे बेचारे सब है तो क्लास बंद होने का उसे भी इंतजार करेंगे कुछ तो व्यवस्था कीजिए उनके लिए। दिख रहा है थोड़ा बहुत हाँ चलो ठीक है। तो अगर देखिए मेरे पास आप क्वेश्चन का आंसर लिख कर ले आओगे अगर आपने चैट जीपीटी का यूज किया है तो पहला लाइन पढ़ के मुझे पता चल जाएगा ये आपने चैट जीपीटी का यूज किया है और मैं आपका आंसर पूरा का पूरा काट दूंगा और नीचे लिख दूंगा प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी नीचे वहां पे लिख दूंगा मैं कि चैट जीपीटी का यूज मत कीजिए ठीक है। चलिए अब हम आपको डिस्कस करते हैं आप में से जितने लोग हो एक बार बताओ थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा। आप में से जितने लोग हो उस सभी लोगों ने पीटी वाली क्लास पढ़ा है ना सबने पढ़ा है ना ठीक है। तो पीटी वाली क्लास में जब मैं इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहा था तो इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक मैंने आपको बोला कि देखो मैं प्री और मेंस दोनों साथ पढ़ा रहा हूँ याद है आप लोगों को। जैसे आप भारत का भौतिक विभाजन हो गया उसके बाद भारत का मानसून हो गया उसके बाद भारत की मृदा हो गई और भारत की वनस्पति हो गई। ये टॉपिक मैंने आपको उसी टाइम प्री और मेंस दोनों साथ मिला के पढ़ा दिया था। तो अभी जब मेंस पढ़ाऊंगा तो ये वाला टॉपिक मैं लास्ट में डालूंगा। ये टॉपिक कहाँ डालेंगे लास्ट में डालेंगे। तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा जान लीजिए कैसे कैसे हम लोग लेके चलेंगे इसी सीक्वेंस में हमें और आपको चलना है इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले जो हम और आप डिस्कस करेंगे वो होगा आपदा एवं आपदा प्रबंधन। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपने टच भी नहीं किया है आप उस टॉपिक को पहले डील करेंगे आपदा एवं आपदा प्रबंधन ठीक है। अब सुनिए
ये जो टॉपिक है बच्चे ना, ये टॉपिक आपके जीएस के पेपर 2 में भी पूछेगा, समझिए, ये टॉपिक जीएस के पेपर 2 में पूछेगा। और अगर आप लकी रहे, अगर आप किस्मत वाले रहे, तो हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके निबंध में पूछा जाए। तो आपका निबंध में पूछेगा तो कितने क्या कहते हैं आपके नंबर का पूछेगा? 100। निबंध में अगर इसने पूछ दिया तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और जीएस के पेपर 2 में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 25 मार्क्स का पूछेगा। यानी कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपका कम से कम आपका 100 नंबर तो तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आपको पढ़ाएंगे क्या, ये भी जान लीजिए। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपके आपदा प्रवृत्ति कारण प्रकार, आपदा प्रवृत्ति कारण प्रकार। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन एवं तकनीकी, आपदा प्रबंधन एवं तकनीकी। फिर हम डिस्कस करेंगे बाढ़। बाढ़ में किस प्रकार का बाढ़ होगा? शहरी बाढ़। उसके बाद सूखा एवं प्रबंधन। और टॉपिक को तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा बिहार की तरफ। एवं बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। ये हमारा आपदा प्रबंधन का ये 3 टॉपिक हमारा होगा। ये हम डील करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले हम ये डील करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें, चर्चा करें, फिर मैं आपको लेके चलूंगा पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबंधन। पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबंधन, इस टॉपिक को भी लेके चलेंगे हम बिहार की तरफ और देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इसके ऊपर हम डील करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हमने कभी टच भी नहीं किया है। और इस दोनों टॉपिक से आप कभी भी आज एग्जाम दो, 1 साल बाद एग्जाम दो, 2 साल बाद एग्जाम दो, दोनों टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। 36 नंबर वहां, 36 नंबर वहां। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लकी हैं, अगर आप किस्मत वाले हैं, तो दोनों ही टॉपिक से याद रखिएगा, आपको दोनों ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा निबंध में। पिछले कुछ साल आप देखिएगा, जब से निबंध आपसे पूछा गया, पहला बार छोड़ दी, उसके बाद बताओ जलवायु परिवर्तन का निबंध आता है नहीं आता? जलवायु परिवर्तन यही डील करेंगे हम। इसी टॉपिक में हम डील करेंगे जलवायु परिवर्तन। आप बताओ निबंध की क्लासेज आपने किया है ना? हाँ ना तो बोल दो। निबंध की क्लासेज अगर किया है तो वहां पे जलवायु परिवर्तन हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। टीचर से आपने क्यों नहीं बोला कि जलवायु परिवर्तन का निबंध छोड़ दिए? क्या बोल दिए? अच्छा, बोल दिए कि ऑनलाइन करवाएंगे। ऑनलाइन कर लिया आप लोगों ने? ठीक, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं है, जोड़ते हैं टॉपिक। कोई बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन एवं रोकथाम, जलवायु परिवर्तन एवं रोकथाम। चलिए करेंगे डिस्कशन। जलवायु परिवर्तन एवं रोकथाम, इसकी बातें कर लेंगे। यहाँ से बच्चे हम आगे बढ़ेंगे, समझो, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिख लो, इतना आप लिख लो। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए, ब्लैक ही ठीक है। चलो, इसके बाद हम टॉपिक को करेंगे, डिस्कस करेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसमें हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जनसंख्या आर्थिक विकास का प्रेरक, जनसंख्या आर्थिक विकास का प्रेरक। दूसरा, जनसंख्या आर्थिक विकास का बाधक, हम ये डील करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे प्रवासन, माइग्रेशन, प्रवासन की प्रकृति, कारण, प्रभाव, उत्पन्न समस्याएं, कारण, प्रभाव, उत्पन्न समस्याएं एवं समाधान, ये डील करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव। पटना कैसा शहर है? स्मार्ट शहर है। और क्या स्मार्टनेस आपको दिख रही होगी? पटना स्मार्ट शहर है ना, तो पटना का स्मार्टनेस तो आपको दिख रहा होगा, कितना स्मार्ट है पटना। किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा आपका। ठीक है, डिस्कस किया जाएगा कि स्मार्ट शहर की अपने टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे आपका किसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसको पूरा होने पे ठीक है उससे हम स्मार्ट शहर काम दिया जाएगा। इसकी बातें हम करेंगे। इसी बच्चे हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड।
ठीक है, जननांकीय लाभांश नाम सुना है ना आप लोगों ने, जननांकीय लाभांश, जननांकीय लाभांश, इसकी बातें हम कर लेंगे, जननांकीय लाभांश इसकी बातें कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे नगरीकरण, कारण, प्रभाव, समस्याएं और समाधान, समस्याएं एवं समाधान। उसके टॉपिक को हम बिहार में लेके चलेंगे और डील करेंगे बिहार में प्रवासन एवं नगरीकरण, बिहार में प्रवासन एवं नगरीकरण, इस टॉपिक को हम डील करेंगे। ये समझो जनसंख्या और नगरीकरण, इस सब आपका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी साल एग्जाम देने जाएं, एक 36 नंबर का क्वेश्चन और एक 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। इस टॉपिक से भी आपको हर साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मेंस का अनसॉल्व पेपर होगा, है कि नहीं है? मेंस का सॉल्व पेपर है ना, तो मेंस का अनसॉल्व पेपर है तो आप डेली लेकर के आइएगा। आप देखो उसमें जनसंख्या वाला टॉपिक में बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात समझो, जो टॉपिक आएगा, एक बात बताना, करण सर ने टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? मैंने बोला था पढ़ाया होगा उन्हें, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने छोड़ा होगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों में से चलता रहता है, हम दोनों में से चलता रहता है उनका। वो बोलेंगे आप पढ़ा दीजिएगा, हम बोलेंगे आप पढ़ा देना। वो बोलेगा ना हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं बोलूँगा तुम ही पढ़ाओगे। ठीक है, फिर वो बोलेगा कि हम पढ़ा देंगे, फिर मैं बोलूँगा ना तुम नहीं पढ़ोगे। ये चलता रहेगा आपको। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्हें नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ठीक, हाँ बोला कि मैं पढ़ाऊंगा, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं आपका नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं एवं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, नदी घाटी परियोजनाएं एवं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी घाटी परियोजनाएं बिहार के, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नदी घाटी परियोजनाएं बिहार के आर्थिक विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। अब देखो, नदी घाटी परियोजना का मतलब बांध बनाना, क्या बनाना? बांध। अब बांध बनाओगे, समझो आपका बांध बनाओगे तो बांध बनाने के कारण किसी भी देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, प्लस बांध अगर बनाओगे तो केवल आर्थिक विकास होगा, समस्याएं भी पैदा होंगी। समस्याएं, वो दोनों टॉपिक हमें डिस्कस करना है कि नदी घाटी परियोजनाएं आर्थिक विकास कैसे करेंगी और इनके चैलेंजेस क्या, चुनौतियां क्या है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में आपका क्या होगा, डिस्कस किया जाएगा कि दो राज्यों, एक नदी मान लो गोदावरी, कावेरी नदी, गंगा को ही ले लेते हैं। गंगा बताओ, गंगा अगर नदी है तो एक राज्य से प्रभावित होती है कई राज्यों से। तो अगर नदी कई राज्यों से प्रभावित होती है, मान लो उत्तराखंड बांध बना दिया, बांध बना के बोला कि हम गंगा का जो जल है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को नहीं देंगे, विवाद होना लाजमी है। विवाद होगा तो ऐसे ही विवादों का निपटारा करने के लिए आपका इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। क्या बनाई गई? इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसी में इस विवाद को जोड़ा गया। तो आपको भारत सरकार में, हमारे संविधान जब पढ़ोगे ना, हमारे संविधान में अंतर्राज्यीय विवाद के कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उस आर्टिकल का मैं रेफरेंस ले लूंगा और रेफरेंस लेकर टॉपिक को डील कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलेंगे। इतना टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे, इतना टॉपिक आप पढ़ लेंगे, यहाँ से एक और टॉपिक की तरफ लेंगे और वो होगा रिसोर्स या संसाधन, रिसोर्स या संसाधन, रिसोर्सेज या संसाधन। रिसोर्सेज या संसाधन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो फोकस होगा वो होगा सागरी संसाधन पर। कहाँ फोकस होगा? सागरी संसाधन पर फोकस होगा, मरीन रिसोर्सेज। और सागरी संसाधन के बहाने, सुनिए ध्यान से, ठीक है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ शायद आपने एग्जाम से भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी लिखा हूँ, देखो नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है ना। नीली क्रांति 2.0 पढ़ा है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, उसके बाद नीली अर्थव्यवस्था, जानते हो किसी को लास्ट पढ़ाने को मिलना तो यही समस्या है। सारा का सारा बैटिंग लास्ट वाले विकेट कीपर करते हैं, लास्ट वाला जो आएगा तो संभाल लेगा, कहाँ से संभालेगा भाई? ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हम डील करेंगे आपसे ब्लू इकोनॉमी के बारे में, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देखो, अब ये टॉपिक तो कितना बोलोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक क्या कहते हैं, साइंस टेक में पढ़ाया गया होगा, मैं बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा। ऊर्जा संसाधन, मैंने बोला मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन, शांति वाला एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन में स्पेशली जो सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन जो है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्शन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है, सौर ऊर्जा, ध्यान से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इस सारा का सारा साइंस के टीचर को पढ़ाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मजे लीजिए आप, एंजॉय कीजिए आप। हम कितना पूरा करा सकते हैं, हम पूरा कितना करा सकते हैं बताइए, क्या कहते हैं? ऐसे तो नहीं चलने वाला ना, पूरा कराने के लिए वाला टॉपिक भी चाहिए ना, पूरा कराने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। ठीक है, पूरा कराने टाइम भी चाहिए आपका। ऊर्जा संसाधन, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करो। ऊर्जा संसाधन कई चीजें हैं जो तुमसे पूछी जाती है, जैसे बिहार है, बिहार में आपको सौर ऊर्जा को बिहार की सरकार बढ़ावा दे रही है। बिहार की सरकार के द्वारा लगातार सौर ऊर्जा क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, बिहार की सरकार के द्वारा, देखिए बिहार की सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है, सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा को बेस बना करके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में सौर ऊर्जा की संभावनाएं क्या है। इसकी चर्चा करते हुए बिहार सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा करें। अगर वैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा क्या करेंगे आप? चलो, एनर्जी रिसोर्सेज में
पढ़ाना बड़ी बात नहीं है बच्चे, पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो कहते हैं चुटकियों का गेम है सारा का सारा टॉपिक। उसकी प्रॉब्लम बस एक है आपका कि टाइम, प्रॉब्लम बस एक टाइम, कोई घबराओ मत, ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी शायद सुनो, देखो मुझसे अगर कोई काम करवाना है तुम जानते हो शांति से, ठीक है, शांति से। अगर ग्रुप में बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आराम से हाथ खड़े करो कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहते हैं डिस्कस कर लिया जाएगा। ग्रुप में बोलोगे तो फिर दिक्कत है भाई। मैंने उस टाइम पीटी पढ़ाते समय भी दिखाया था, और तुम लोगों को पीटी पढ़ाते समय भी मैंने बोला था कि मेरी बातें सुन लो, मेरी बातें मान लो, अच्छे से पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, सब बढ़िया होगा। उस समय तुम लोगों को मेरी बातें मजाक लगती थी। पीटी एग्जाम देने के बाद मैं यहाँ आया, मेंस के बाद नहीं, मेंस के बाद भी आऊंगा, अपील करने के बाद भी आऊंगा, ठीक है ना। समय की कीमत कीजिए, जरा सा समय की कीमत कीजिए। हम इसमें से 2-3 टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। सौर ऊर्जा पढ़ा दूंगा मैं, सौर ऊर्जा के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। सौर ऊर्जा के बाद में आपको पढ़ा दूंगा आपका कोल बेड मीथेन, सीबीएम, कोल बेड मीथेन के बारे में आपको पढ़ा दूंगा। और थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूंगा आपका कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, भूतापी ऊर्जा क्या है, भूतापी ऊर्जा के बारे में इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, सरकार के अपने इनिशिएटिव क्या है, और ये कर दूंगा, पसंद करिएगा। कर यहाँ पे ऊर्जा के संसाधन में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इस संसाधन के टॉपिक के बाद समझो, इस संसाधन के टॉपिक के बाद हम आपको ले चलेंगे आपका कृषि की तरफ, कृषि या एग्रीकल्चर की तरफ लेके चलेंगे। कृषि में कुछ चीजें आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। कृषि में हम आपको स्पेशली फोकस करेंगे, स्पेशली डिस्कस करेंगे कृषि में, स्पेशली जैविक कृषि, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने नहीं पढ़ा उसको डील कर दूंगा। जैविक कृषि, एकीकृत कृषि, एकीकृत कृषि, इसके बारे में चर्चा कर दूंगा। संपोषणीय कृषि, संपोषणीय कृषि के बारे में चर्चा कर दूंगा। फिर मैं चर्चा कर दूंगा अनुबंध कृषि, ना सुना है ना, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध एवं संविदा, कॉन्ट्रैक्ट एवं कारपोरेट, दो नाम सुना होगा, ठीक है, अनुबंध एवं संविदा कृषि, ठीक है। तो इसकी वजह देखा जाएगा कि इसमें से कौन सा कृषि बिहार में हो रही है, ठीक है, तो बिहार के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जैविक कृषि का टॉपिक बिहार से जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे आपका जैविक कृषि का टॉपिक आप इसे जोड़ देंगे, बिहार के साथ टॉपिक को जोड़ देंगे कि बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां टॉपिक को जोड़ देंगे। कृषि के बाद देखो वहां कृषि की समस्याएं क्या है, कृषि में निवेश कहां से आएगा, सरकार की योजनाएं क्या है, कृषि का विकास कैसे हुआ, आजादी के बाद से क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा वैसा, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो वो सब वहां पे आप पढ़ेंगे, तो टॉपिक को मैं टच नहीं करूंगा, हम आप लोगों से चलते चले जाएंगे। आप लोगों को जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा है, ऑलरेडी क्लास पढ़ा चुका हूं, क्लास में आपको ग्रीन रिवोल्यूशन भी पढ़ाया था। ग्रीन रिवोल्यूशन के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 भी बताए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण क्या-क्या पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई थी। जरा कॉपी खोल के देखना, मैंने वहां पे शायद तुमको ये भी पढ़ाया था कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, पढ़ाया था कि पढ़ाया था। द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता देश में क्यों पड़ी, उसमें लगभग 15 से 20 मिनट दिखाया होगा। नहीं हुआ है एक बार देख लेना, नहीं हुआ तो मुझे बता देना, एक बार देख लीजिएगा। मैं लिख देता हूं इस टॉपिक में, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति। हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो देख कर मुझे एक बार बता दीजिएगा। द्वितीय हरित क्रांति एक बार देखकर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो कृषि के बाद अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को लेकर चलेंगे उद्योग की तरफ। कहाँ लेके चलेंगे, इंडस्ट्री की तरफ लेके चलेंगे, उद्योग की तरफ लेके चलेंगे, इंडस्ट्री या उद्योग। उद्योग को बिहार के साथ जोड़ूंगा मैं, सारे बच्चे ध्यान सुनना, उद्योग को बिहार के साथ जोड़ूंगा और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सुनते जाना बच्चे, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, ठीक है। और वन आधारित उद्योग के बाद खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग के बाद खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योग। ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, इस तीनों टॉपिक को जोड़ दिया जाएगा बिहार से। इस तीन टॉपिक को हम जोड़ेंगे कहां से बच्चे, बिहार से जोड़ेंगे। बिहार में हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, बिहार में हम देखेंगे आपका वन आधारित उद्योग और बिहार में हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। आप सुनो, इसका एक पोर्शन समझो आपका, उसका एक पोर्शन क्या कहते हैं आपका, ठीक है, इसका एक पोर्शन है। एक पोर्शन क्या होगा आपका इकोनॉमिक्स में, ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि आप डील कर चुके होंगे। जैसे उदारीकरण क्या है, देखिए उदारीकरण का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, भारत में उदारीकरण की नीति, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आप उद्योगों की अपनी समस्याएं क्या है, ठीक है, आजादी के बाद उद्योगों का विकास क्या है, उसके बाद कहते हैं औद्योगिक नीतियां क्या है, इंडस्ट्रियल आपका पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां क्या है, उद्योग में निवेश कहां से आएगा, ठीक है, उद्योगों में आप निवेश कहां से आएगा, प्लस आपका औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या है, ठीक है। या छोड़ो औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़ोगे तभी चलोगे, और तुम क्या पढ़ोगे, आप लोग हिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं पूछता है आपको। उदारीकरण, आप उदारीकरण और उदारीकरण का उद्योगों पर प्रभाव ये लिया होगा ना, ठीक है, ये हम डील करेंगे आपका, स्पेशली हम डील करेंगे आपका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना जब टॉपिक हो जाएगा ना, तब हम वो बेस का टॉपिक कवर कर लेंगे जो हमने पीटी के टाइम नहीं कवर किया। इसी बात फिर वो टॉपिक कवर करेंगे जो ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं, ऑलरेडी एक बार हम पढ़ चुके हैं, इसमें रिवीजन होगा आपका बस, ठीक है, इस बार रिवीजन होगा। आप कुछ नहीं करोगे, आप नोट्स जो आपको लिखवाया गया वो नोट्स लेकर के आएंगे, मैं रिवीजन कराते चला जाऊंगा, लेकिन रिवीजन करने का तरीका मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। भारत का भौतिक भूगोल, भारत के भौतिक भूगोल में आप प्राकृतिक विभाजन आप याद होगा, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन याद है ना आपको, हिमालय से लेकर के दक्षिण पठार तक, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा भारत की जलवायु एवं मानसून, ये भी पढ़ाया गया था। रेहाना तो बोल दो या बोलो सब कुछ, तुम्हारी आवाज बताइए कितनी याद है। भारत की जलवायु एवं मानसून, भारत की जलवायु एवं मानसून, भारत की मृदा याद है ना, ठीक है, भारत की मृदा और सूर्य से एवं मृदा से संबंधित समस्याएं, मृदा से संबंधित समस्याएं यानी कि मृदा अपरदन, कौन सा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा से संबंधित समस्याएं, ठीक है, इसको डील किया जाएगा। और एक है भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति, वनस्पति। अब जितने टॉपिक बच्चे आप देख रहे हो ना, जितने भी टॉपिक आप ये देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक आप भारत के साथ साथ किससे जुड़ेंगे, भारत के साथ साथ बिहार से जुड़ेंगे।
जब इस टॉपिक को मैं रिवीजन करूंगा तो आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या रिवीजन जब मैं करूंगा तो आप मुझे बताना, मैं हर एक टॉपिक को बिहार के टॉपिक जोड़ता चला जाऊंगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, टॉपिक को शिफ्ट कर दूंगा बिहार का प्राकृतिक विभाजन। भारत की मृदा, टॉपिक को शिफ्ट कर दिया जाएगा बिहार की मृदा। भारत की वनस्पति, मैं शिफ्ट कर दूंगा टॉपिक में बिहार की वनस्पति। भारत की चट्टानी संरचना, या तो क्लास में आपने पढ़ा हुआ है आर्कियन क्रम से लेकर के कहां तक, कई बार है आर्कियन क्रम से लेकर कहां तक, कई तक। तो भारत के बारे में हो जाएगा। बिहार के बारे में आपको जानना पड़ेगा बिहार में आपका किस क्रम की चट्टानें हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बिहार में धारवाड़ चट्टानें होंगी, तरसीरी चट्टानें होंगी और विंध्यन चट्टानें होंगी, हाँ है ना। देखिए धारवाड़, तरसीरी और विंध्यन, धारवाड़, तरसीरी और विंध्यन, देखिए इस सारी चीजों को आपको, इतना हमारा सिलेबस है, इतना हमारा सिलेबस है। तो छोटा मोटा सिलेबस नहीं है यार, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, एक अच्छा खासा सिलेबस है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, 17वीं बैच मैंने आपको स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था 69 बीपीएससी को अगर आप देखोगे ना तो 69 बीपीएससी में जियोग्राफी के क्वेश्चन जो पूछे गए 150 नंबर के पूछे गए। जियोग्राफी और इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जियोग्राफी इकोनॉमी के दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आड़ करके लेता है, या तो इकोनॉमी पूछेगा या जियोग्राफी पूछेगा, आड़ करके पूछेगा। एक क्वेश्चन जियोग्राफी वाला होगा और एक क्वेश्चन किसका होगा, इकोनॉमी वाला होगा। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिस दिन क्या कहते हैं इसने आपका निबंध में क्वेश्चन पूछा तो सीधा 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भूगोल समझो, भूगोल जो है, भूगोल के मेंस में भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंस है। समस्या ये है कि इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा समस्या ऑनलाइन वालों का। सुषमा जी कितने पेज की कॉपी में हो जाएगा, एक काम कीजिए 1200 पेज का कॉपी लीजिए। कितने पेज का, 1200 पेज का कॉपी ले लीजिए। 1200 पेज की कॉपी में एकदम बहुत अच्छे से हो जाए, सब बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस आपको पूरा समझ में आ गया। देखिए फिर से दिखा देता हूँ, देखो फिर से दिखा देते हैं, ये हमारा प्रॉपर सिलेबस है। पहला सेगमेंट आपदा और आपदा प्रबंधन, दूसरा सेगमेंट पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तीसरा सेगमेंट जनसंख्या एवं नगरीकरण, चौथा सेगमेंट आपका नदी घाटी परियोजनाएं एवं जल विवाद, पांचवा सेगमेंट आपका संसाधन, छठा सेगमेंट क्या है आपका कृषि, सातवां क्या हो जाएगा उद्योग और आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका भारत का भौतिक भूगोल। तो हमने पूरे के सिलेबस को 8 सेगमेंट में क्या कर दिया है, 8 सेगमेंट में आपको बांट दिया है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई किताब आपको नहीं पढ़ना है, सुनिए से, अब कोई किताब मत पढ़िएगा, ठीक है, कोई मैगजीन मत पढ़िएगा, ना तो कोई योजना, ना कोई कुरुक्षेत्र, ना विज्ञान प्रगति, ना आशा, ना पांचा, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। केवल जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़िएगा और एक मंथली जो मैगजीन आ रही है वो पढ़िएगा बस। भाई योजना तुम ही पढ़ोगे, कुरुक्षेत्र तुम ही पढ़ोगे, विज्ञान प्रगति तुम ही पढ़ोगे, ये प्रगति तुम ही पढ़ोगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे जी। ऐसे बेकार बात है आपका, योजना सबसे बेकार बात। दिमाग में हमेशा याद रखना, हमारा उद्देश्य है एक एग्जाम क्वालिफाई करना, हाँ या ना। हमारा उद्देश्य क्या है उद्देश्य हमारा। अरे पीछे वाले सब ठीक हो ना, एकदम गले में गले, हाथ गले मिल रहे हो, सब ठीक है। हमारा उद्देश्य एक एग्जाम क्वालिफाई करना। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का प्रकांड विद्वान बन जाना, नहीं है ऐसा। एक मात्र उद्देश्य है और वो क्या है, क्या है आपका, केवल एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर हमारे एग्जाम में बहुत सारा टॉपिक नहीं था क्योंकि आज तक बीपीएससी के उस एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अब क्या लगता है, वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन कभी मान लो पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें, बीपीएससी ने कभी वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं। तू पढ़े, हम विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उस समय अगर बचेगा तो किताबें पढ़ करके विद्वान बन लिया जाएगा। ठीक है लड़कियां, कोई दिमाग में नहीं डालेगा कि हमको प्रकार विद्वान बनना है, ये बनना। केवल और क्या करना है, केवल और केवल क्या कहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ लेंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा तो अपनी जीवनी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अपनी जीवनी लिखा जाएगी। केजीएस क्लास में जाकर के हम ये काम किया करते थे। फिर जब तुम अपनी जीवनी लिख के बेचोगे ना तो तुम नहीं बेचोगे, एचडीएम बेचेगा। लोग बोले एचडीएम साहब ने अपना जीवनी लिखा है, जो बेकार बेकार का बात लिखो, झूठ झूठ सब लिखो, उसी में सब झूठ लिखो। हमने ये किया, वो किया, ये किया, वैसा किया, आपका पानी चूरा का पढ़ रहे थे। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि पानी चुराता हम पढ़ रहे थे, हम पार्क में बैठ के पढ़ रहे थे, वहां कर रहे थे, वैसा जो बोलोगे ना सब सही मान लिया जाएगा। हाँ यही कहते हैं कि हम जहाँ बैठते थे, क्या कहते हैं आपका, हम जहाँ पे जिस हॉस्टल में रहते थे, जिस क्या कहते पीजी में रहते थे, वहाँ पीने का पानी भी नहीं था और दूर से पानी ले आते, सब मान लेगा, ठीक है ना। समझ में कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी केवल क्या है, अभी केवल क्या है, उस एलडीएम को पहले बन जाते हैं, एक बार बन जाते हैं, उसके बाद लिखा जाएगा, खूब लिखा जाएगा। झूठ लिखो, तुमने 50 लोगों का मदद किया है और कभी तुमने मदद नहीं किया जीवन में। पूरी दुनिया मान लेगी हाँ, कितना अच्छा आदमी एलडीएम बनने के बाद भी 50 लोगों का मदद किया है, ठीक है। तो दिमाग से बात बिल्कुल निकाल लीजिए। जो पढ़ाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को आपका करंट अफेयर के साथ जोड़ूं, हर एक टॉपिक को करंट अफेयर के साथ जोड़ दूं, हर एक टॉपिक को योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो मैं तुमको ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा, मैं करना सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन तुमको पढ़ा रहा हूं और अगर सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में योजना और कुरुक्षेत्र में कहीं कुछ लिखा हुआ है, नया पॉइंट, मैं कोशिश करूंगा उस पॉइंट को लेकर के मैं आपको बताऊं। समझ लो ना। अगर मैं तो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में मैं तुमको लिखवा दूं यहाँ पे 25 पॉइंट कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों है, मैं 25 पॉइंट तुमको लिखवा दूं। 25 में से अगर 10-12 भी याद रहे तो काम हो गया। यही काम नहीं करना है, यही काम नहीं करना है। स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, आपदा प्रबंधन लिखिए, डालिए रेडी, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ऐसा डालना है डाला। बिहार, ऐसे बिहार में आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, ये डालो, बिहार में आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, बिहार में आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, प्लस अगर आप किस्मत वाले हैं तो निबंध में भी आ सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिएगा पहले, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा पहला क्वेश्चन। बिहार में आपदाओं की प्रवृत्ति, बिहार में आपदाओं की प्रवृत्ति, आपदाओं की प्रवृत्ति एवं आपदाओं की बारंबारता, आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारणों, आप रिपीट कर रहा हूं, बिहार में आपदाओं की प्रवृत्ति एवं
आपदाओं की बारंबारता 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 में वृद्धि के कारणों की चर्चा करें। वृद्धि के कारणों की चर्चा करें। कारणों की चर्चा करें एवं आपदाओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आपदाओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। वर्गीकरण प्रस्तुत करें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, डाल लीजिएगा 8 नंबर। 8 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। भारत एवं बिहार के आर्थिक प्रगति में प्राकृतिक आपदाएं एक बाधा है। प्राकृतिक आपदाएं एक प्रमुख बाधा है। प्राकृतिक आपदाएं एक प्रमुख बाधा है। चर्चा करें तथा लॉन्ग क्वेश्चन तथा बिहार में बाढ़ के कारणों इसके प्रबंधन एवं बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों की चर्चा करें। चर्चा करें। 5 क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपको। कितने क्वेश्चन? 5। हर एक टॉपिक पे कम से कम 5 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। जैसे मैंने आपका प्रबंध स्टार्ट किया, 5 क्वेश्चन बीच में भी क्वेश्चन देता जाऊंगा। 5 क्वेश्चन ये लॉन्ग होगा। अगर क्वेश्चन लिखिएगा। देखो, आपदा प्रबंधन की प्रमुख रणनीतियों। एक काम कीजिए जरा, यहाँ पे गौरव राजपूत है, अगर अगली बार कमेंट करके ब्लॉक कर देना इसे। अभी तुम लोगों का पीडीएफ से पेड नहीं भरा है। वो कह रहा है क्या करेंगे सर, पूरी के पूरे नोट्स का पीडीएफ? पागल हो क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? पूरे नोट्स का पीडीएफ दे दीजिए आपका। तो पूरे नोट्स का पीडीएफ कल क्लास खत्म करते हैं। दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? ठीक है, एक बात याद रखो, ऑनलाइन वालों, टीचर का नाम और चेहरा देख के कमेंट करने का तरीका बदल दो। अरे पीडीएफ पागल लोग, पीडीएफ दे दो। दिमाग ठीक नहीं तुम लोगों का। आज तक नहीं बोलने जाने दो। देखो कहाँ पे हम लोग, आपदा प्रबंधन की प्रमुख रणनीतियों की चर्चा करते हुए आपदा प्रबंधन में ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ब्रैकेट में डालना एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रबंधन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रबंधन के महत्व की चर्चा करें। महत्व की चर्चा करें। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग होगा। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। क्या आप ऐसा समझते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या आप ऐसा समझते हैं कि बिहार के आर्थिक प्रगति में प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख बाधक हैं। शॉर्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे आप कैसे लिखते? हाँ हम ऐसा समझते हैं। आपकी क्वेश्चन कैसे शुरुआत कैसे होता है? हाँ हम ऐसा मानते हैं कि बिहार की प्रगति में आपका भूमिका है। ऐसे आंसर नहीं करता है। हाँ हम ऐसा समझते हैं। बगल वाला क्या समझेगा? क्या समझेगा बगल वाला आपका क्वेश्चन? कैसे नहीं? हाँ हम समझते हैं। अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। आपका ऐसा आंसर नहीं लिखा जाता है। आपको बताऊंगा कैसे आंसर लिखा जाता है। चालू है ना? पांचवा क्वेश्चन। बिहार में सूखा इसके कारण तथा सूखा के प्रबंधन हेतु अब मैं शॉर्ट में लिखवा दूंगा ये एनडीएमए। ठीक है, सूखा के प्रबंधन हेतु एनडीएमए लिखा हुआ है। एनडीएमए के दिशा निर्देश को स्पष्ट करते हुए बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। ठीक है, ये इसको लॉन्ग में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बोल रहा हूँ जो टॉपिक हम आपको डील करने जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। हमारा ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ पे रहेगा? लॉन्ग वाले क्वेश्चन की तरफ रहेगा। तो 5 क्वेश्चन हो गए, आराम से इस 5 क्वेश्चन को आप लिखिएगा। प्लीज मेरा हमारा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप चैट जीपीटी का यूज ना करें।
ठीक है ना, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए जीपीटी का। प्लस जब भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपसे ये भी हम रिक्वेस्ट है, आप ये पूछने की कोशिश ना करें सर कितने शब्दों में आंसर लिखना है। बीपीएससी ने आज तक कभी नहीं बताया कितने शब्दों में लिखना है, कभी बताया? बता दीजिए, जवाब दीजिए जरा सा। आज तक बीपीएससी ने जब भी मेंस एग्जाम लिया है, क्या उसने कभी बताया कितने शब्दों में आंसर लिखना है? फिर आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे कितने शब्दों में लिखना है? बीपीएससी केवल ये बोलती है ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या करेगी? एक पेज देगी, एक पेज या बैक टू बैक करके 2 पेज देगी। उस 2 पेज में आप 150 शब्द लिख सकते हो, 150 शब्द लिखो, 200 शब्द लिख सकते हो, 200 शब्द लिखो, 100 शब्द लिख सकते हो, 100 शब्द लिखो, उसे कोई मतलब नहीं है। 8 नंबर का उसने क्वेश्चन पूछा है, उसके क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर है, नंबर दे देगा, नहीं है 200 शब्द लिख दो, आपको नंबर देने वाली नहीं है। आगे की बात सुनिए, ठीक है? टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डालेगा आपदा का तात्पर्य एवं प्रवृत्तियां। आपदा का तात्पर्य आपदा का तात्पर्य मीनिंग आप भी जांच कर सुनिए ध्यान से। प्रश्न ये होगा कि आपदाएं हैं क्या? सुनिए जरा, हमें जानना कि आपदाएं हैं क्या। देखो आपदाओं की बात अगर हम करें तो वास्तव में आपदाएं एक या आपदाएं इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे डिजास्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजास्टर। समझो डिजास्टर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका डिस और एक है आपका एस्टर। समझो एक डिस है और एक आपका एस्टर है। आपका डिस की बात करें, आपका एस्टर की बात करें तो एस्टर का मतलब स्टार है। एस्टर का मतलब क्या है? आपका स्टार है आपका, ठीक है। डिस का मतलब होता है आपका डेविल, डेविल या डिस का मतलब होता है बैड या बुरा, ठीक है, बुरा तारा। एक सिंपल सा वर्ड है आपका, ठीक है, डिजास्टर, बुरा तारा। बुरा तारा का मतलब आप बताइएगा, ठीक है, नकारात्मक घटनाएं, सकारात्मक। जब भी हम बुरा तारा की बातें करेंगे, घटनाएं सकारात्मक होंगी, नकारात्मक होंगी, नकारात्मक घटनाएं होंगी। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये मान लीजिए ये हम और आप है, ये हमारा और आपका मानव समाज है या मानवीय समाज है। सुनिए जाना, हमारा और आपका ये मानवीय समाज है। क्लियर है आपका? इस मानवीय समाज के लिए हम आपका एक ऐसी घटना की कल्पना करने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना की कल्पना करने जा रहे हैं जो मानव के लिए कैसी घटना हो? नकारात्मक घटना हो। क्या ही फर्क पड़ता है? सुनिए आपका, मानव के लिए ये नकारात्मक घटना है, क्या फर्क पड़ता है ये घटना? सुनिए जाना, क्या फर्क पड़ता है? इस घटना को पैदा करने वाली प्रकृति है, ये प्राकृतिक घटना है, या क्या फर्क पड़ता है? इस घटना को पैदा करने वाला कौन है? मानव है, तो मानवीय घटना में इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता ये प्राकृतिक घटना है या मानवीय घटना है। हमें इससे फर्क पड़ता है कि जो घटना पैदा हुई है, जो घटना उत्पन्न हुई है, उसने मानव समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला है। क्या डाला है? मानव समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जैसे कुछ घटनाओं की अगर हम बातें करें, सुन चलना ध्यान से, कुछ घटनाओं की अगर बातें करें, मान लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा भूकंप, सारे बच्चे देखेंगे भूकंप, यहाँ पे हमने फ्लड लिखा, बाढ़ लिखा, यहाँ पे मान लीजिए हमने सूखा लिख दिया, यहाँ पे सपोज को हमने चक्रवात लिख दिया, सुनते चलना, चक्रवात लिख दिया, यहाँ पे हमने बोला कि भगदड़ है, भगदड़ मची है, यहाँ पे हमने लिखा परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम का विस्फोट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये युद्ध की घटना है। कैसी घटना है? युद्ध की। अब मुझे बताओ ये जितने सारे इंसिडेंट यहाँ पे बच्चे लिखे हुए हैं, सारी की सारी जो घटनाएं लिखी गई हैं, बताओ ये जो घटनाएं आपके सामने हैं, ये घटनाएं जब भी घटित होती हैं, ये घटनाएं जब भी घटित होती हैं, जब भी घटित होती है, आप बताइएगा इन घटनाओं का मानवीय समाज पर, सुनिएगा, इन घटनाओं का मानव समाज पर या मानवीय समाज पर हमेशा, ठीक है, हमेशा कैसा प्रभाव पड़ता है? हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुनते जाइएगा, हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आप बताइएगा अगर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये घटनाएं जब भी घटित होती हैं, हमारा और आपका जो समाज है, सुनते जाना बच्चे, हमारा और आपका जो समाज है, जो मानवीय समाज ऐसे रहता है या अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारा मानवीय समाज क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारा जो मानवीय समाज है, समझो आपका, इस सुचारू रूप से कार्य कर पाता है या पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? भूकंप आया है, बाढ़ आई है, सूखा है, चक्रवात है, क्या फर्क पड़ता है? कि प्राकृतिक घटना है। सुनते चलना, क्या फर्क पड़ता है? ये प्राकृतिक घटना है या क्या फर्क पड़ता है कि मानवीय घटना है? बताओ, अगर भूकंप आएगा तब भी नहीं होगा और परमाणु बम का विस्फोट होगा तब भी नहीं होगा। हमने नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट किया कि नहीं किया? जवाब तो हाँ या ना? हमने नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट नहीं किया। नागासाकी हिरोशिमा पर अगर हमने परमाणु बम का विस्फोट किया तो क्या उस परमाणु बम के विस्फोट के कारण नागासाकी हिरोशिमा में रहने वाला जो मानवीय समाज है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ कि नहीं हुआ? केवल अस्त व्यस्त हुआ, समझो, केवल अस्त व्यस्त हुआ। या ये घटनाएं जो घटित हुई हैं, इन घटनाओं का जो प्रभाव है, सुनते चलना, इन घटनाओं का जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर, ये समाज के ऊपर, बताओ, आपका लंबे समय तक दिखता नहीं दिखता है? ये समाज के ऊपर लंबे समय तक इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। नागासाकी हिरोशिमा पर आज भी परमाणु बम के विस्फोट का प्रभाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये घटनाएं जब घटित होती हैं, ये घटनाएं जब घटित होती हैं तो समाज के, समझो, समाज की क्षमता से कहां निकल जाती हैं? समाज की क्षमता से बाहर चली जाती हैं। समाज की क्षमता से बाहर, समाज की अपनी लिमिट है, समझो, समाज की अपनी लिमिट है, समाज का अपनी क्षमता है। ये भूकंप आएगा, हमने अपने पास पैसा रखा हुआ है, इस भूकंप के कारण हम लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन भूकंप इतना बड़ा हो जाता है कि हमने जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा कम पड़ जाता है। हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई, हमने ईंट के कंक्रीट के मकान बनाए, स्टील लगाया, हमने टाइम बनाया, हमने ये सोचकर चलो कोई बात नहीं है, हम भूकंप रोधी बिल्डिंग बना रहे हैं और हम निश्चिंत हो गए। भूकंप की तीव्रता इतना ज्यादा हो गया कि भूकंप रोधी बिल्डिंग होने के बावजूद भी पूरी की पूरी बिल्डिंग हो गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। तो हम जो सोच रहे हैं, आपदाएं उस सोच से बाहर है, आपदाएं उस सोच से क्या है? बाहर है। हम जो मान के चल रहे हैं आपदाएं उससे बाहर है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि आपदाओं को हम रोक पाएंगे, पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे, तो गलत है। हम कभी भी इन घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, इनको जरूर रोक दें। जो घटनाएं, बताओ, मानव ने पैदा किया है, जो घटनाएं मानव ने पैदा किया है, उन घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जिन घटनाओं को प्रकृति ने पैदा किया है उसे कैसे रोकोगे? भूकंप की घटना को कैसे रोक पाओगे? भूकंप की घटना को पूरी तरह से रोक पाओगे या भूकंप के प्रभाव को कम दबाओगे? प्रभाव को कम कर पाओगे। हम और आप इंसान हैं, अगर हमसे और आपसे पूछा जाए तो हम यही बोलेंगे, भगवान कुछ ऐसा कर दो कि भूकंप कभी आए ही ना, है ना। लेकिन हम और आप जानते हैं कि भूकंप को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, तो इस घटना को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, उस घटना के अपने नकारात्मक प्रभाव हैं, तो क्यों ना घटना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का किया जाए, कम करने का प्रयास किया जाए। हम केवल और केवल इन घटना के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं, हम इसे घटित होने से रोक नहीं सकते। आज की बात सुनिए, अब दो बातें सुनते जाना ध्यान से। अब दो बातें हैं, एक ही घटना, सुनते जाना, देखो, एक ही घटना भूकंप है। अब देखना कैसे चीजें चेंज होती हैं। एक ही घटना भूकंप है, मान लीजिए ये भूकंप की जो घटना है, सुनते जाना, मान लो ये भूकंप की जो घटना है, ये भूकंप की घटना थार के मरुस्थल में हो रही है,
भूकंप की जो घटना है, ये भूकंप की घटना हो रही है थार के मरुस्थल में हो रही है। अब सुनते जाओ, अगर ये भूकंप की घटना थार के मरुस्थल में हो रही है और यही भूकंप की घटना, सुनते चलना, एग्जाम्पल केवल दे रहा हूँ, मान लेते यही भूकंप की घटना आपका पटना में हो रही है, केवल एग्जाम्पल है, यही भूकंप की घटना पटना में हो रही है, एक ही घटना है ना, एक ही घटना है। सुनते जाओ, आपका दूसरा घटना में लिखा हूँ, आपका दूसरी घटना में है परमाणु बम का विस्फोट, दूसरी घटना में परमाणु बम का विस्फोट, तो दूसरी घटना में यहाँ पे लिखा हुआ परमाणु बम का विस्फोट। सुनते जाओ ध्यान से, यही परमाणु बम का विस्फोट हम पोखरण में कर रहे हैं, यही परमाणु बम का विस्फोट हम कर रहे हैं, पोखरण में कर रहे हैं, और यही परमाणु बम का विस्फोट हमने नागासाकी में कहां किया, नागासाकी और हिरोशिमा में किया। इसी का विस्फोट हमने किया नागासाकी हिरोशिमा। देखो दोनों एक ही घटना है, समझो, नागासाकी हिरोशिमा में भी हमने परमाणु बम का विस्फोट किया, पोखरण में भी हम परमाणु बम का विस्फोट करते हैं, एक ही घटना है ना, प्लेस अलग अलग है। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट हमने किया, तो हमने इस परमाणु बम के विस्फोट को आपदा नहीं बोला, या बोला हमने आपदा, हमने इस परमाणु बम के विस्फोट को हमने कभी आपदा नहीं बोला। अरे बस रिलेटिव है सब, ले जाओ जाओ सबको। देवी जी सोने आई है, सोने आई क्या है, यहाँ पे इतना महीने से आपदा पढ़ा रहा हूँ या सोए हैं, जाग जाइए, जरूरी है, ठीक है। मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 24:30 तक क्लास चलेगी मेरी, पलकें नीचे नहीं होनी चाहिए, आदिवासी नहीं होनी चाहिए, इस बात याद रखिए। बड़ा सिंपल, ज्यादा तुमको परेशानी की बात बताओ, मैं 3 घंटा तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, 3 घंटा पढ़ा रहा हूँ, तो ये 3 घंटा मेरा तुम्हारा है, और इस 3 घंटे में ना तो मैं बाहर जाता हूँ, बस केवल बोल रहा हूँ, तो 3 घंटा तुमको बिना पलक झपकाए सुनना पड़ेगा, ये मेरा बदला है तुमसे। ज्यादा परेशान करोगे, मैं 3 घंटा बाहर जाए और बदला लेकर बाहर जाने दूंगा, अगर तुम चाहते हो बता दो। मैं भी इंसान हूँ, मानो 3 घंटा महसूस करता हूँ आपका, मेरी 3 घंटा पढ़ा लेता बिना पूछा, तो मैं जरूर कैसे जाऊँ, ऐसे जाएगा वो वाला मैं आपको छूट देगा, कोई बात नहीं, अंदर बात कर लीजिए, लेकिन ये आपका ना नहीं चलेगा, क्या पलक झपका लेगी, आप लेट जाएंगे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। लड़कियां पहली बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं होगा ना, इसे हम मान लेते हैं आपकी पहली और आखिरी गलती। आए बात में, अगर आज मैं एक नया तरीका सीखा है, जो सोएगा मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, जो सोएगा जो पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पढ़ा यही क्वेश्चन पूछूंगा, और जवाब नहीं दे पाओगे तो 2 काम करूंगा। पहला काम, अगर आप शादीशुदा हैं तो परिचय बात करिए, अगर शादीशुदा है तो परिचय बात करिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो पास बात करिए, हम करेंगे बात, अगर हम बात करेंगे। और दूसरा काम क्या जा रहा है, कभी हमने कोई बात नहीं, आपका आई कार्ड ले यहाँ रखवा दूंगा तभी जब आपकी गाड़ी ना आएंगे तब, बात बड़ा सिंपल है सब आपका। ऐसा नहीं ठीक है, अभी आप लोग 70 पीएससी पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, घर पे गया, ठीक है, अपने घर पे गया, वहाँ पे दिल्ली में गार्जियन, दिल्ली गार्जियन थे आपका, उन्होंने क्या कहते हैं 2 बीघा खेत बेच दिया, अपना पूरा का पूरा 2 बीघा संपत्ति, 2 बीघा खेत बेच दिया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। दिल्ली में आप लाखों से महीने का 20 रुपये खर्चा है आपका, पिछले 3 साल से उनकी बेटी पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद क्या कहते हैं आपका फेल हो गई, फेल होने के बाद घर आ गई, बोले बताओ ना मैं कैसे शादी करूं। अब बताओ, 2 ही बीघा मेरे पास खेत था, मैंने बेटी को इस उम्मीद में पढ़ने के लिए भेजा कि बेटी कुछ पढ़ लेगी, कोई छोटा मोटा नौकरी मिल जाएगा, हमारी गली छोड़ो, हम जैसा वैसा रहेंगे, इसका लाभ क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा। अब बताओ ना सर, 3 हमारा क्या कहते हैं आपका खेत भी बिक गया, बेटी भी घर आ गई, इसने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता आपका, ठीक है, अब बताओ मैं शादी कैसे करें, कैसे किया जाए आपका। तब मुझे क्या कहते हैं, नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, इसलिए लड़कियां तुम्हारे ऊपर विशेष ध्यान है, विशेष ध्यान है तुम लोगों के ऊपर, याद रखना। अगर तुम्हें क्लास में सुना है, याद रखो, क्लास में अगर सुना है 15,000 रुपये फीस लगा है, मतलब पटना में महीने में रहने 8,000 रुपये लगता है, 1 साल आपका 2 साल पटना में रहते हुए हो गया 2,40,000 रुपये, ये 15,000 रुपये, 2,55,000 रुपये कमाइए, पापा को दीजिए, एंजॉय कीजिए, बात खत्म। नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आप क्लास में आओ, जो मन में करना है करो, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा, लेकिन जितना घर वालों ने पैसा दिया है उतना कमा करके अपने पापा को दो, एंजॉय करो, उसके पहले तो नहीं, उसके पहले नहीं, याद रखिएगा, जय हो नहीं, तुम्हारा जय बना दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पेन होता है, यार ये पेन होता है, आप लोगों को क्या है, घर वाले क्या कहते हैं, आपका घर बेच के, आपका जमीन बेच के, जायदाद बेच के, जेवर बेच के शादी कर देंगे। कभी आप लोगों ने सोचा क्या कि जो कर्जा उनके पास है उनको पे करने में और उनकी बेटी को पे करने में क्या पेन हो रहा है। आप तो अपने हस्बैंड के पास अपने बेटा बेटी के साथ ससुराल में खुश हैं, कभी बलौट के पापा को देखा कि जो कर्जा की शादी के लिए लिया था उस कर्जे को भरने में कितना तकलीफ हो रही उनके, कभी पूछा आपने, कभी नहीं पूछा आपने, पेन होता है, ठीक है। इस बार मैंने जगह देखा तो जाके नहीं भाई अब तो ऐसा नहीं चलेगा। लड़कियां तुम लोग विशेष ध्यान है, याद रखना, पूरा ध्यान है तुम लोगों पर, पलक नहीं झपकना चाहिए, मतलब नहीं झपकना चाहिए, ठीक है। तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता, तुम मिर्च लेके आओ, हिंगे तेल लेके आओ, नवरत्न तेल लेके आओ, आंख में लगाओ, क्या करो हमें नहीं मतलब है, पलक झपकनी चाहिए। जिसको नींद आ रहा है नवरत्न तेल आता है, नवरत्न तेल आइए आपका, और क्या कहते हैं कॉटन वाली आंखों में लगा लीजिए, नींद तुमको भी आ रहा है, और ज्यादा कुछ दिक्कत है तो संतरा ले लीजिए, संतरे का छिला ले लीजिए, नींद आंखों में डाल लीजिए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस मतलब इसे क्लास में हो तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, बस वापस लगाते। 2 घटनाएं सुनो ध्यान से, 2 घटनाएं सेम है। पोखरण में बच्चे ने जब परमाणु बम का विस्फोट किया ना, पोखरण में जब परमाणु बम का विस्फोट किया तो हमने इसे आपदा नहीं कहा, लेकिन नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम का विस्फोट किया तो हमने इसे क्या बोला, आपदा। जब भी भूकंप थार के मुल्क में आता है हम चर्चा भी नहीं करते हैं, हम चर्चा नहीं करते हैं कि जब भी भूकंप पटना में आता है हम चर्चा क्या सेंटर बन जाता है, क्या बन जाता है सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक घटना, समझो आपका एक घटना 2 जगह घटित हो रही है। पहला जो रीजन है थार का मरुस्थल, यहाँ पे मानव का निवास ना के बराबर है, सुनते समझ ध्यान से, यहाँ पर मानवीय जो निवास है, मानवीय निवास किसी बराबर है ना के बराबर है आपका नहीं। लेकिन दूसरा जो केस है यहाँ पे एक हमारा समुदाय रहता है, वो रहता है समुदाय रहता है, और दूसरा केस में जब भी घटना समझो जब सेम घटना उस क्षेत्र में घटित होती है जहां पे मानव का समुदाय रहता है, तो मानव की क्षति होती है, तो यही एक समान सी घटना आपदा बन जाती है। इसका मतलब क्लियर है, जब भी हम आपदाओं को देखेंगे मानव समुदाय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आपने क्यों नहीं पढ़ा, सुनिए ध्यान से, जब भी भूकंप आया आपने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, इस भूकंप के कारण इतनी गाय मारी गई, इतनी भैंस मारी गई, इतने पक्षी मारे गए, इतने जानवर मारे गए, नहीं पढ़ा हमने हमेशा पढ़ा कि मानव का इतना नुकसान हुआ है। अभी कोरोना आया, आपने क्यों नहीं पढ़ा इस कोरोना से कितनी गाय मरी, भैंस मरी, कुत्ते मरे, पक्षी मरे, हमने नहीं पढ़ा। हमने केवल क्या पढ़ा, इस कोरोना से आपका मानव कितना मरा है। जब आपको क्या लगता है, जब आती है आपका भयानक रूप से बाढ़ आती है, जानवर नहीं मारे जाते, मारे जाते हैं ना, भयानक बाढ़ आती, जानवर अगर नहीं मारे जाते, नदी के पानी के साथ आपका डेड बॉडी क्यों आती, इसका मतलब जानवर मारे जाते हैं। लेकिन जब भी बातें करते हैं बोलते हैं मानव का इतना नुकसान हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि हम एक घटनाओं को 2 परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। पहला, हम इसी घटना को हम मानव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, मानव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, और दूसरी जो घटना है हम उसको मानव के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है, आपदाएं तभी होंगी जब मानव होगा, आपदाएं तभी होंगी जब मानव
मानव का नुकसान होगा। आप बताओ ना, अगर ये भूकंप है, भूकंप पटना में आता है और पटना में इस भूकंप के कारण एक भी इंसान नहीं मारा गया, एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी, आपदा कैसा है? किस प्रकार का आपदा? कोई आपदा नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर इस पटना में आने वाले भूकंप ने पूरा तहस नहस मचा दिया, इससे बड़ा कोई आपदा भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक ही घटना है, इस एक घटना को हम आपदा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपदा। तो कुछ था कि अगर ये मान लो पटना में आपका आया, मानव का क्षति हुआ, तो हमने इसको बच्चे क्या बोल दिया? आपदा बोल दिया। बस ये होता कि थार की मरुस्थल में आया तो क्या बोलेंगे? याद रखना, प्रकोप। क्या बोलेंगे इसे? प्रकोप। ठीक है, प्रकोप बोलेंगे। प्रकोप ही आपदाओं में कन्वर्ट होती है। प्रकोप ही क्या होता है? आपदाओं में कन्वर्ट होती है जब ये प्रकोप की घटना उन क्षेत्रों में घटित होती है जहां पे मानव का अधिवास है। मानव का क्या है? अधिवास। एक प्रकोप, भूकंप एक प्रकोप है। भूकंप क्या है? प्रकोप है। तो यही भूकंप जब उस क्षेत्र में घटित हो जहां पे मानव रहता है, यही प्रकोप क्या बन जाता है? आपदा बन जाता है। इसका मतलब क्लियर है, प्रकोप को आपदा में परिवर्तित होने के लिए यह आवश्यक है यह घटना उन क्षेत्रों में घटित हो जहां पे मानवीय समुदाय निवास करता है। अब बताओ, अगर मानवीय समुदाय, अगर मानवीय समुदाय निवास करेगा तो इन क्षेत्रों में अगर घटना घटित हो जाएगी तो मानव का नुकसान होगा कि नहीं होगा? मानव का बताओ केवल नुकसान होगा या मानव के ऊपर यह प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा? आप बताओ। नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट किया था आपने, कब किया था? 1945 में। आज तक उसका प्रभाव दिख रहा है। आज तक वहां के बच्चे अपंग पैदा हुए हैं, ठीक है। जबकि आपका समझो 1945 में हमने उसका विस्फोट किया था। आपदाएं हमें और आपको तुरंत नहीं छोड़ेंगी। आपदाओं का प्रभाव लंबे समय तक दिखाई पड़ता है। अगर ऐसी घटना घटित हो रही है, आपदा है। अगर ऐसी घटना घटित नहीं हो रही तो आपदा ना होगा, क्या है यार? प्रकोप है। अब बताओ यहाँ से आपदा का परिभाषा क्या बोलोगे? आपदाएं, सुनना, मैं लिखाऊंगा। आपदाएं वे प्रत्येक प्राकृतिक और मानवीय घटनाएं हैं जो मानव समुदाय के निवास के क्षेत्रों में घटित होती हैं तथा मानव समुदाय का व्यापक स्तर पर क्षति करती हैं तथा इसके प्रभाव को लंबे समय तक देखा जाता है। क्या कहते हैं? लंबे समय तक देखा जाता है तथा ये आपदाएं समुदाय की सीमा से कहां चली जाती हैं? बाहर चली जाती हैं, इसलिए समुदाय पर व्यापक स्तर पर प्रभाव डालती हैं। अब देखो, इन आपदाओं से होता क्या है? आर्थिक क्षति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति हो जाएगा, मानसिक क्षति हो जाएगा, पर्यावरणीय क्षति हो जाएगा, प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाएगा, प्रशासनिक क्षति हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाता है? आपदा कहा जाता है। क्लियर हुआ? आपदा क्या है? देखिए, आपदा, आपदा देखिए, वे प्राकृतिक वे प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं, वे प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं, वे प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं, मानवीय घटनाएं जो प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं जो जो मानव समुदाय, घटनाएं जो मानव समुदाय का व्यापक स्तर पर, मानव समुदाय का व्यापक स्तर पर क्षति करती हैं, क्षति करती हैं तथा जिनका प्रभाव समुदाय के ऊपर लंबे समय तक दिखाई पड़ता है, जिनका प्रभाव समुदाय के ऊपर लंबे समय तक स्पष्ट होता है, लंबे समय तक स्पष्ट होता है, लंबे समय तक स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, अगर आप कीजिएगा, स्पष्ट होता है, लिखिएगा। किसी भी समुदाय या समाज के, किसी भी समुदाय या समाज के सुचारू रूप से कार्य करने में उत्पन्न एक ऐसी बाधा जो समाज को या समुदाय को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, मानसिक एवं राजनैतिक क्षति उत्पन्न करती है, क्षति पहुंचाती है तथा जिसके प्रभावों से निपटना समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की सीमा से बाहर हो जाता है, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की सीमा से बाहर हो जाता है। आपदाएं कहलाती हैं, ठीक ना। ये जो परिभाषा पर लिखा है ना, यूनाइटेड नेशन की परिभाषा है, चाहे तो ब्रैकेट में डालिए यूएनओ, यानी जब भी आपसे आपके बारे में पूछेगा आप यही परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ते हैं। आपदाओं का वर्गीकरण, मेरे साथ चार्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। आपदाओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं, भूगर्भिक आपदाएं,
सुनिए, भूगर्भिक आपदाओं की मतलब अगर हम बातें करें तो आप क्या बताओगे, सुनो ध्यान से। भूगर्भिक आपदाओं की बातें करें तो वैसी आपदाएं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पैदा होती हैं, जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे आपको भूगर्भिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, और इसमें हम डाल देंगे भूस्खलन को भी डाल देंगे, भूस्खलन, जलवायु मौसम संबंधित आपदाएं, जलवायु या मौसम संबंधित आपदाएं। हम वैसे आपदाओं की बातें करेंगे बच्चे जिसका संबंध जलवायु से हो या मौसम से हो। अब बताइएगा, अगर हम डिस्कशन करें चक्रवात का संबंध से, ठीक है, जलवायु या मौसम, तो हम लिखेंगे चक्रवात, चक्रवात हो जाएगा। इसके अलावा आप बताओ बाढ़ और सूखा, बाढ़ और सूखा भी किससे संबंधित है, ठीक है, बाढ़ एवं सूखा ये भी मौसम से संबंधित है। आप बताओ बादल का फटना, ठीक है, ये भी आपका बादल का फटना ये भी मौसम से संबंधित है, बादल का फटना मौसम से संबंधित। आप बताइए सुनामी का संबंध किससे, सुनामी का संबंध से होगा, भूगर्भिक से होगा, क्योंकि सुनामी क्यों आएगा, भूकंप के कारण। क्यों आता है, भूकंप के कारण, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, दो कैटेगरी हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखो मानव जनित आपदाओं की बातें करें, मानव जनित आपदाओं की बातें करें तो मानव जनित आपदाओं में अगर हम आपके साथ डिस्कशन करें, पहला परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम का विस्फोट, विस्फोट, युद्ध, भगदड़, युद्ध हो गया, भगदड़ हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अलावा युद्ध हो गया, भगदड़ हो गया, युद्ध में देखो सब युद्ध हो जाएगा, रासायनिक जैविक जो भी होता है सब हो जाएगा इसमें। युद्ध हो गया, भगदड़ हो गया, परमाणु बम का विस्फोट हो गया, इसके अलावा मानव जनित आपदाओं में और क्या लिखते हैं, बोलो जो भी जानते हो बताओ। ये टॉपिक है जहाँ पे फ्री हो कुछ बोलने के लिए, बताओ क्या बोल सकते हो, एक एक लोग बोलना, कौन बोलना चाहता है, हाँ बताओ। मानव, मानव निर्मित प्रदूषण, ठीक है, और कुछ है, हाँ कर लो, आ बेटा है, रासायनिक, क्या रासायनिक कृषि, नहीं छोड़ दो, मैंने बोला युद्ध में सब आ जाएगा, रासायनिक युद्ध आ जाएगा, जैविक हथियार का उपयोग करना, रासायनिक हथियार, वो सब उसी में ले लेते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ आपका टेररिज्म नहीं बोल सकते हो क्या, आतंकवाद बोल सकते हो ना, ठीक है, क्या लिखते हैं, आतंकवाद, टेररिज्म हो गया, आतंकवाद हो गया, आतंकवाद, क्या शांति रखो ना, एक लोग, हाँ कौन बोल रहा है, महामारी भी हो सकती है, चलिए मानव जनित महामारी है ना, चलिए बहुत बढ़िया, महामारी हमने लिख दिया आपका, ठीक है। महामारी समस्या जिसमें जानते हो क्या होता है, समस्या एक होता है, इस महामारी की हम बातें करने जा रहे हैं, वो महामारी आपको प्रकृति ने पैदा किया, मानव ने पता नहीं चलता है। हमें मेंटेन करने से क्या ही मतलब है, पैदा किसने किया, इससे मतलब कोरोना को क्या मानिएगा, शायद होता प्राकृतिक, आप बोलते हो चाइना ने पैदा किया, क्या माने हम, क्या माने हम, समझिए आपकी समझ में क्या कहना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं महामारी, ठीक है, जब हम बोलते हैं महामारी उसका ये होता है कि हम इसको क्या बोले, क्योंकि इंसान कहता है कि नहीं ये तो प्रकृति ने पैदा किया है, ठीक है, और हम बोलते हैं प्रकृति ने किसने पैदा किया है, इंसान ने आपका, हम इसे डाल सकते हैं आपका, ठीक है, चलो महामारी हमने डाल दिया। इसके बाद और कुछ नई प्रकार की क्या कहते हैं आपदाएं पैदा हो गई हैं, ठीक है, साइबर अटैक हो गया, पूरा सिस्टम हैक कर लेना, पूरा सिस्टम क्या कर लेना, हैक कर लेना, और सिस्टम हैक कर लिया जाएगा तो फाइनली नेगेटिव इंपैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा, बांध का टूट जाना, बांध तो मानो बनाएगा ना, बांध कौन बनाएगा, आपका बांध, आपका भाव बनाएगा, आपका बांध टूट गया तो हम ही बांध बनाया और टूट गया, उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसमें आप बोल सकते हो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी होगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, अब बोलो आपका कि जलवायु परिवर्तन होगा, इस समय बताओ जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण कौन है, मानव है, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे प्रदूषण को डाल दो, प्रदूषण को डाल दो, प्रदूषण के चलते सारी बीमारियां पैदा होती हैं, प्रदूषण के चलते क्या पैदा होती है, सारी बीमारियां, तो जैसे हमने प्रदूषण लिखा, महामारी वाला सेगमेंट अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। ये कुछ क्या है आपका, क्या है आपदाओं का हमने वर्गीकरण किया हुआ, ये कुछ सारी आपदाएं हैं जो हम यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। इतना वर्गीकरण करने के बाद अभी डालेगा आपदाओं की प्रवृत्ति, आपदाओं की प्रवृत्ति, आपदाओं की प्रवृत्ति, आपदाओं की प्रवृत्ति, टेंस ऑफ डिजास्टर, आपदाओं की प्रवृत्ति। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बच्चे कि आपदाओं की प्रवृत्ति में हम जानेंगे क्या, आपदाओं की प्रवृत्ति, आपदाओं की प्रवृत्ति में हम क्या जानेंगे, ठीक है, हम किसी बारे में जानने वाले हैं, आपदाओं का प्रवृत्ति। तो आपदाओं की प्रवृत्ति के बारे में आपसे अगर जानूं कि आप बताओ ना, आपदाओं के ट्रेंड्स या ट्रेंड्स ऑफ डिजास्टर, आपदाओं की प्रवृत्ति में क्या पढ़ोगे आप, क्या है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। थोड़ा देखो जो टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं ना, आप इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते हो, सभी बारे में सब कुछ अपने आसपास देखा है। समस्या इतना होता है जिस टॉपिक के बारे में हमने आसपास देखा होता है उस टॉपिक के बारे में लिखना बहुत मुश्किल होता है। बाढ़ के बारे में नहीं जानते हो क्या, बचपन से देखते हो बाढ़, सूखा के बारे में नहीं जानते हो क्या, बचपन से सूखा देखो, सूखा 500 लिख के दिखाओ तो जाने, बाढ़ की परिभाषा बना के दिखाओ तो जाने, ठीक है। बाकी सब पूरी नहीं कहते हैं। अपने आप कितने साल के हो गए आप, हैं ठीक है, आप जितने भी साल के हो गए हैं जितने भी साल के आप लोग हो गए, आप अपने आप को उतने साल से जानते हो ना। आप बारे में 5 पॉइंट बता दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप अपने बारे में बता दीजिए 5 पॉइंट, मैं जान चुके आप अपने आप को जानते हैं। अपने बारे में आपको 5 पॉइंट बताना है, इस दुनिया के बारे में अपने बारे में लिखना मुश्किल है। सुनो, आपदाओं की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है, सुनो, ट्रेंड्स का मतलब होता है, प्रवृत्ति का मतलब होता है समय के साथ बदलाव। ट्रेंड्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चलन, क्या बोलते हैं, चलन बोलते हैं। तो ट्रेंड्स या चलन का मतलब होता है इस समय के साथ आप में कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे समय बीता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, आपका मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, समय बीतता गया, वैसे वैसे आपदाओं ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया आपका। जैसे छोटा सा एग्जांपल लगा कोई, तो आप मुझे बताओ, जब बचपन में थे तो चक्रवात तूफान हर बार आता था, कभी कभी। अब 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, ज्यादा टाइम नहीं बीता, आज पहले की तुलना में कभी कभी आता है, कई बार आ जाता है। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। पहले भूकंप आप डेली सुनते थे, कभी कभी, और अब साल में कई बार सुन लेते हो, ठीक है। बताओ, भूकंप आने, सुनते जाओ ध्यान से, भूकंप आने की जो प्रवृत्ति है ये बढ़ रही है या घट रही है, बाढ़
बनाने की जो प्रवृत्ति है ये बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है आपका। तो मुझे बताओ, समय के साथ आपदाएं अपने आप में परिवर्तन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ आपदाओं में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इसी को कहा जाता है आपदाओं की प्रवृत्ति। इसी को कहते हैं आपदाओं की प्रवृत्ति। क्या समय के साथ आपदाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है? क्या समय के साथ आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि हुई है? क्या समय के साथ आपदाओं की संख्या बढ़ी है? क्या समय के साथ आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी है? क्या समय के साथ आपदाएं ज्यादा मजबूत हुई हैं? इन सभी का अध्ययन करना ही आपदा की प्रवृत्ति कहलाती है। समय के साथ आप में कितना परिवर्तन आया है, हम यही जानना चाहते हैं। ठीक है, समय के साथ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप मुझे बताइए, तो छोटे छोटे थे आप, बचपन में थे आपका, तो आपका मच्छर भगाने के लिए आउट लाते तो मच्छर भाग जाता था। आज आज भागता है क्या? ठीक है, जितना लाउड लगा उतना उड़ाएगा। मच्छरों ने अपने अंदर क्या लाया? मच्छरों ने अपने अंदर चेंज लाया। समय के साथ मच्छरों की प्रवृत्ति क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आपका मच्छर की प्रवृत्ति चेंज हो रही है समय के साथ, वो चीजों को एडॉप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एडॉप्ट कर रहा है। वही चीज हमें समझना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा आपदाओं की प्रवृत्ति, आप सीधा बोलिएगा, समझो आपका आपदाओं की प्रवृत्ति, और सीधा कुछ जवाब देना, इस समय के साथ आपदाओं होने वाले बदलावों का, परिवर्तनों का अध्ययन करना ही आपदाओं की प्रवृत्ति कहलाती है। अगर हम आपदाओं की प्रवृत्ति की बातें करें, पॉइंट नंबर 1, आपदाओं की प्रवृत्ति की बातें करें, पॉइंट नंबर 1, अब बताइएगा पहले की तुलना में जो आपदाएं हैं, सुनते जाना, पहले की तुलना में ये जो आपदाएं हैं, इन आपदाओं की संख्या, इन आपदाओं की संख्या बढ़ी है या घटी है? क्या ये संख्या बढ़ी? प्रश्न उठा, क्यों बढ़ी? सुनते चलना बस ध्यान से। इन आपदाओं की संख्या क्यों बढ़ी? सीधा सा, इन आपदाओं की संख्या क्यों बढ़ी? तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया? बोलो, हमने क्या कर दिया? आपका निर्वहनी बताओ। निर्वहनी कर दोगे, पेड़ काट दोगे तो भूकंप के आने की बारंबारता, बाढ़ के आने की बारंबारता, सूखा के आने की बारंबारता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमने बोला निर्वहनी कर। दूसरा बताओ क्या है आपका? दूसरा, भूमि उपयोग में परिवर्तन। लिखवा दूं सब कुछ, भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन। अब बताओ, भूमि उपयोग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जो पहले जंगल की भूमि थी, वहां पे हमने रोड बनाना शुरू किया, पार्क बनाना शुरू किया, वहां पे हमने आईआईटी बनाने शुरू किए। ये सारा काम करोगे तो आप बताओ आपदाएं पहले की तुलना में बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तीसरा, जनसंख्या में क्या होना? वृद्धि हुआ। जनसंख्या में वृद्धि होगा, सुनते चलना, जनसंख्या में वृद्धि होगा तो इसके कारण बताओ, आप पहले 100 लोग थे तो भूकंप से 10 लोग प्रभावित होते थे, अब 1000 लोग हो गए तो भूकंप से 10 ही लोग प्रभावित होंगे या 100 लोग प्रभावित होंगे? परसेंटेज तो सेम है ना, पहले 100 था 10% है, आज 1000 10% है, लेकिन टोटल कर लेंगे तो क्या होगा? हम बोलेंगे पहले तो 10 ही लोग प्रभावित होते थे, आज कितने लोग प्रभावित हो गए? 100 लोग प्रभावित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो और आगे चलते मुझे बताओ कि ये जो आपदाएं हैं, सुनते चलना, ये जो आपदाएं हैं, आपदाओं की संख्या बढ़ी है या आपदाओं की फ्रीक्वेंसी? सुनते चलना ध्यान से, आपदाओं की आने की बारंबारता भी क्या हुई? बढ़ी है। पहले साल भर में आपका 2 बार 3 बार चक्रवात आता था, 10 बार आ रहा है। पहले साल भर में आपका 4 बार भूकंप आता था, आज 20 बार आ रहा है। ठीक है, तो आपदाओं की बारंबारता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तीसरा, केवल आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है या नई नई आपदाएं भी पैदा हुई हैं? बताओ, नई नई आपदाएं पैदा हुई नहीं हुई? हाँ जल्दी बोलो। ठीक है, नई नई आपदाएं पैदा, कोरोना कहां से पैदा हो गया? नया था पुराना था? नया था, समझो आपका। ये नई नई आपदाएं पैदा होगी, समझो आपका भारत में नई आपदा जन्म ले रही है, आपका एड्स। समझो आने वाले टाइम में जल्दी ही आपदा बन जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम में जल्दी ही आपदा बन जाएगी। पूरे के पूरे इंडिया में, आपका बिहार में, पटना में एड्स के मरीज सबसे ज्यादा हैं। हंस रहे हो तुम लोग यार, तुम लोग रियलिटी बताओ, रिपोर्ट बताओ, तुम लोग हंस रहे हो। हकीकत है। आप क्या कहते हैं? आपका आप एड्स की राजधानी में बैठे हैं। कहां बैठे हैं आप? एड्स की राजधानी में बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में क्या कहते हैं? ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आने वाले टाइम में आंकड़ा क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में आंकड़ा और बढ़ेगा, यही चीज बन जाएगा, समझो महामारी, यही चीज बन जाएगा आपका आपदा। तो नई नई आपदाएं बढ़ रही हैं, समझो क्या कहते हैं? आपका नई नई क्या हो रही है? नई नई आपदाएं पैदा होते हैं। लिखा कि केवल आपदाओं की संख्या नहीं बढ़ी, देखो कि आपदाओं की संख्या नहीं बढ़ी है, आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है, और साथ ही साथ क्या पैदा हो रही है? नई नई आपदाएं भी पैदा हो रही है। समझो नई नई आपदाएं, और आगे बढ़ते हैं, केवल नई नई आपदाएं पैदा हो रही हैं या आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में भी क्या हो रही है? आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो रही है या, सुनते जाना, आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में क्या हो रही है? आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अरे सब कहां से पैदा हो जाता है? क्या पैदा हो गया? लो डिस्क स्पेस, इसको हटाइए। आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो और आगे चलते बताओ, आपदा से प्रभावित बताओ लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है या, सुनते जाओ ध्यान से, या नए नए क्षेत्र, समझो नए नए क्षेत्र आपदाओं की चपेट में आ रहे हैं। नए नए क्षेत्र, समझो आपका आपदाओं की किस में आ रहे हैं? आपदाओं की चपेट में आए हैं। नए नए प्रकार की, समझो आपदाएं नए नए क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रही हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, राजस्थान का जयपुर है, राजस्थान का जयपुर है, उस राजस्थान के जयपुर में आप बाढ़ जैसी आपदा की कल्पना कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। राजस्थान के जयपुर में बताओ बाढ़ आ रही है। दिल्ली में वर्षा ज्यादा नहीं होती है, दिल्ली एक अर्धशुष्क प्रदेश है, कैसा प्रदेश है? अर्धशुष्क प्रदेश है, दिल्ली में बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो नए नए प्रदेश में आपदाएं आ रही, जहां पे सोचो बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान का सूखा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है? सूखा प्रदेश है, और बाड़मेर में भारी वर्षा हुआ, पूरा का पूरा बाड़मेर पानी से भर गया। तो नई नई आप जो आपदाएं, आपदाओं का क्षेत्र बढ़ रहा है, नए नए क्षेत्र आपदाओं के प्रभाव में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? आपदाओं के प्रभाव में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये भी है आपका कि कुछ आपदाएं समय के साथ खत्म भी हो रही हैं। जैसे प्लेग आपका बीमारी हुआ करता तो क्या हो गया? खत्म हो गया आपका। हमने प्लेग को पूरी तरह से क्या कर लिया? प्लेग को हमने नियंत्रित कर लिया। आज प्लेग की बीमारी नहीं है। या क्या कहते हैं आपका, उस तरह आपको बोला जाए आपका कि एक समय हुआ करता था, आज भी होता है, आज भी होता है आपका। आप बताओ आपका किसे हम बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं? चिकन पॉक्स। परिभाषा में बताओ, चिकन पॉक्स आपकी बीमारी एक समय हुआ करता था कि चिकन पॉक्स से पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। पूरा का पूरा गांव चिकन पॉक्स पैदा हुआ, पूरा का पूरा गांव में 2-4 हजार लोग एक ही बार खत्म हो जाती थी। यह आपका चिकन पॉक्स एक समय में आपका भारत में बहुत बड़ी आपकी बीमारी थी। आज हमने चिकन पॉक्स को क्या कर लिया? कंट्रोल कर। ऐसा नहीं है कि केवल नई नई आपदाएं पैदा हो रही, नहीं, कुछ पुरानी आपदाएं क्या हो रही हैं? कुछ पुरानी आपदाएं क्या हो रही? खत्म भी हो रही हैं, लेकिन हाँ उनका स्थान नई नई आपदाएं ले रही हैं। देखिए, ये बताओ, इसे हम बोलते हैं आपदाओं की प्रवृत्ति। बताओ आपदाओं की प्रवृत्ति है वह स्थिर है या आपदाओं की प्रवृत्ति में समय के साथ परिवर्तन हुआ है? समय के साथ क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन का रीजन क्या है? पॉइंट नंबर 1, इस परिवर्तन का रीजन है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़। इस परिवर्तन का रीजन है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। इस परिवर्तन का रीजन है आपका पर्यावरण संरक्षण का ना होना। इस परिवर्तन का रीजन है आपका लगातार निरोधीकरण की दर का बढ़ना। इस परिवर्तन का मेन रीजन है आर्थिक विकास को अतिरिक्त महत्व
को देना और पर्यावरण संरक्षण को लीस्ट इंपॉर्टेंट देना, इसका मेन रीजन ये है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या को आवास की समस्या है। तो आज हमारी जनसंख्या मजबूर होकर के उन क्षेत्रों में रह रही है जो पहले से ही आपदा से प्रभावित है। मुझे बताओ, जब आप छोटे छोटे थे तो गंगा के किनारों पे ज्यादा लोग थे, कम लोग थे? और आज तो आज अगर ज्यादा लोग क्यों है? क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है। तो रहने के लिए घर नहीं तो कहां पहुंच जाएगा? मतलब जब वो जानते हैं कि गंगा में बाढ़ आएगी, फिर भी वो गंगा के किनारे आपका घर बना के रह रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें आवास चाहिए, आवास बनाने के लिए भूमि चाहिए, भूमि बढ़ नहीं रही है, घट रही है, तो मजबूरी में लोग उन क्षेत्रों में घर बनाते हैं जो पहले से ही आपदा प्रभावित है। बिहार सरकार ने रिसेंट में एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 12 लाख से अधिक जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इमेजिन करो जरा, 12 लाख से अधिक जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। 18 जिले ऐसे हैं बिहार के जो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। यानी 17 से 18 जिलों की कुल जनसंख्या आपको कहां पे निवास कर रही है? बाढ़ वाले क्षेत्र में निवास कर रही है। तो अगर बताओ बाढ़ आएगा कि 17 से 18 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? ये तो डायरेक्ट प्रभावित होंगे, इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से कितनी प्रभावित होंगे हम नहीं जानते। मतलब 12 लाख जनसंख्या बाढ़ से डायरेक्ट प्रभावित है। अगर एक जनसंख्या पे 2 डिपेंड करते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रभाव सोचो कितने लाख लोगों पे पड़ेगा। बिहार सरकार ने बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए 3000 करोड़ का बजट आवंटित किया है और हर साल होता है 3000 करोड़। भाई ऐसा वैसा नहीं है, और 3000 करोड़ का बजट आवंटित किया है कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। आज तक नियंत्रण नहीं हुआ, आज तक नियंत्रण नहीं हुआ आपका। ठीक है, कब होगा? नीतीश जी जानते हैं। अब कब होगा वो नीतीश जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। आदिवासी में हर साल आवंटित करते हैं बिहार में बाढ़। बिहार में जो बाढ़ है ना वो क्या है आपका? बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा जगह हॉट स्पॉट है और अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के लिए पैसा कमाने का बहुत बड़ा धंधा है। ठीक है, बिहार का बाढ़। अब तुम क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग हो, अभी क्या कहते हैं? चुनाव होगा, चुनाव में जाओगे, अपने किसी जाति वाले को, धर्म वाले को वोट मार के जाओगे। अरे घोंसर क्या होता है? करोगे भाई, अब तो वही करते रहे हो। ठीक है, देखेंगे हम देखेंगे। देंगे किसको? बड़ी सी बात है, किसको वोट देंगे? आपका लालू जी नहीं उनके बेटे हैं, नीतीश जी नहीं उनके बेटे हैं, किसको देंगे आप? कोई अफसोस नहीं तुम्हारे पास, बेकार की बात है। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने बोला था, सुनो, एक क्वेश्चन मैंने बोला था। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन देखो, निकालो क्वेश्चन निकालो जल्दी से। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था बिहार में आपका आपदाओं की प्रवृत्ति में होने वाला परिवर्तन है ना, आपदाओं की प्रवृत्ति और इसके कारण लिखा हुआ है ना, कारण की चर्चा कीजिए। वही 7 पॉइंट लिखवाया है, वही 7 पॉइंट मैंने लिखवाया है कि आपदाओं की प्रवृत्तियों में कैसे परिवर्तन हो रहा है और इसके परिवर्तन के क्या कारण है। ये 7 पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या? पढ़ो जल्दी से, एक लोग जल्दी पढ़ो। अरे दिव्या आगे बैठी, पढ़ो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि बिहार में आपदाओं की प्रवृत्ति और इनकी बारंबारता में वृद्धि के कारणों की चर्चा करें और इसका एक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आंसर आपके सामने है। पहले हमने वर्गीकरण कर दिया और अभी हमने क्या दिखा दिया? प्रवृत्ति दिखा दिया, और इस प्रवृत्ति में परिवर्तन क्यों हुआ है उसके हमने कारण बताइए। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आपदाओं की प्रवृत्ति देखो, समय के साथ देखो, बदलते समय के साथ आपदाओं की तीव्रता, बदलते समय के साथ आपदाओं की तीव्रता, बारंबारता, आपदाओं की तीव्रता, बारंबारता एवं आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तन होता है। आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तन होता है समय के साथ होने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करना, समय के साथ इन परिवर्तनों का अध्ययन करना, आपदाओं का चलन या ट्रेंड, अध्ययन करना आपदाओं का चलन कहलाता है। ठीक, एक छोटा सा हेडिंग, भारत एवं बिहार में आपदाओं के प्रवृत्ति में परिवर्तन, आपदाओं की प्रवृत्ति में परिवर्तन। हेडिंग है प्रवृत्ति में परिवर्तन। जैसे 1 2 3 देखो, मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को। एक बार सबसे आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड आप बढ़ाओगे तभी सब कुछ मैनेज होगा, गलत नहीं हो सकता मैनेज। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। पॉइंट नंबर 1 आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि दर्ज की गई है। आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि दर्ज की गई है। पॉइंट नंबर 2 आपदाओं की तीव्रता या प्रचंडता में भी वृद्धि हुई है। आपदाओं की तीव्रता या प्रचंडता में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, पहले की तुलना में आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, कुछ नई आपदाएं उत्पन्न हुई हैं। तो कुछ आपदाएं समाप्त भी हुई हैं। नेक्स्ट, आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। एग्जाम्पल, बिहार सरकार के अनुसार
बिहार में 17 से अधिक जिले आज 17 से अधिक जिले आज बाढ़ से प्रभावित हैं। 17 से अधिक जिले आज बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित हैं। अगला पॉइंट, आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या, आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है। एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल या उदाहरण, उदाहरण बिहार में, उदाहरण बिहार में एक आंकड़े के अनुसार, बिहार में एक आंकड़े के अनुसार लगभग 12 लाख लोग, लगभग 12 लाख लोग, ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट में 11.84 लाख, ब्रैकेट में 11.84 लाख, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं, मजबूर हैं। दूसरा आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, उत्तर बिहार की, उत्तर बिहार की लगभग 76% जनसंख्या, उत्तर बिहार की लगभग 76% जनसंख्या गंभीर बाढ़ के क्षेत्र में निवास करती है, निवास करती है, निवास करती है, निवास करती है। देखिए बात सुनो ध्यान से, अगर इंडिया में हम पूरे के पूरे भारत का हम आपदा से प्रभावित क्षेत्र काउंट करें, क्या काउंट करें, आपदा से प्रभावित क्षेत्र काउंट करें तो उसमें लगभग 16.5% एरिया बिहार का है। समझ ध्यान से किसी भी कर रहा हूं, तो तुम्हारे मेन राइटिंग में आंकड़ों का बड़ा महत्व है। हमारा हर आंकड़ा बिहार की तरफ शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? बिहार। अब बिहार के बारे में लिख रहे हो ना, हमारा आंकड़ा कहां शिफ्ट करेगा? बिहार की तरफ शिफ्ट करेगा। जहां जहां आंकड़ों की आवश्यकता होगी मैं आंकड़े आपको दूंगा। ठीक है, एक आंकड़ा कहता है कि पूरे के पूरे इंडिया में अगर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की हम बातें करें तो 16.5% जो क्षेत्र कहां पे बिहार में, और भारत में बाढ़ की समस्या की बातें करें तो कुल बाढ़ का लगभग आप 22.5% आपका बाढ़ कहां आती है? बिहार में आती है। इसका मतलब बिहार जो है वो आपदा से प्रभावित आपके क्षेत्रों में गंभीर क्षेत्र के रूप में शामिल है, गंभीर क्षेत्र के रूप में शामिल है। यहाँ पे आपदाओं को नकारा नहीं। सोचो पूरे इंडिया में बाढ़ अगर 100% आती है, आपका पूरे इंडिया की आपका रीजन वाइज मान लो, पूरे के पूरे इंडिया में अगर 100 हेक्टेयर एरिया में बाढ़ आता है, 22 हेक्टेयर अकेले बिहार में है। कितना है? 22 हेक्टेयर, 22 हेक्टेयर। सोचो पूरे इंडिया का 22% बाढ़ का हिस्सा किसके पास है? बिहार का है आपका। और सोचो बिहार बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, पूरा इंडिया का एक और बिहार एक तरफ आपका 22% हिस्सा, छोटा हिस्सा नहीं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बिहार में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए खूब पैसा देती है। और इस बार मोदी जी को खूब पैसा मिला है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे सरकार में, नहीं हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, विशेष राज्य के दर्जा के बिहार का पैकेज ले लीजिए। तो पैकेज में मिला क्या है? पैकेज में तो वही मिलेगा ना आपका। देखिए पैकेज में पैसा ही मिला है, खूब पैसा मिला है। इतना पैसा मिला कि सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? आपका गांधी मैदान में कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र बांट रही है। अरे भाई नियुक्ति पत्र नहीं बांटोगे तो लोगों को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना नियुक्ति पत्र आपका। नियुक्ति पत्र हर जिले में लगा रहे हो आपका, और नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हो। क्या नियुक्ति पत्र को बांटने में कहते पैसा खर्च नहीं हो रहा है? करोड़ों रुपए खर्च हो तो नियुक्ति पत्र बांटने दे रहे हो आपका। ठीक है, और लोग जाए नियुक्ति पत्र ले, जहां गांधी मैदान में नीतीश जी जा रहे हैं, बाकी हर जिले में नीतीश का फोटो पहुंच जा रहा है। बांटो, कोई बात नहीं है, बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। फिर बैठ करके आराम से सोचना कि तुमको जनता ने आपको इतने साल टाइम दिया था, तुम अगर चाहते तो तुम क्या करते? बिहार को उस लेवल पे ले जाते, लोग तुम्हारी पूजा करते। एक ऐसा सीएम था जिसने बिहार को उठा करके कहां से कहां पहुंचा देता। पूजे जाते तुम, मौका चूक गया है, अब पूजे नहीं जाओगे। आगे हम नहीं बोलेंगे, आप समझ आइएगा। अब मौका कहां से जा चुका है। ठीक है, फिलहाल आंकड़ा नोट करके आंकड़ा लिख लो, लिख लो, नोट करके आंकड़ा लिखो। लिखो, देखो बिहार राज्य, बिहार राज्य, बिहार राज्य संपूर्ण भारत में बाढ़ से प्रभावित, संपूर्ण भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या की 22.1%, कुल जनसंख्या की 22.1% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कुल जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित कुल जनसंख्या की 22.1% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और ये कारण का मतलब किसका कारण? बदलती हुई प्रवृत्ति का कारण। तो हमारा क्या चल रहा है? प्रवृत्ति, उसका कारण लिखिएगा। कारण ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण को महत्व न देना, पर्यावरण संरक्षण को महत्व न देना, पर्यावरण संरक्षण को महत्व न देना, महत्व न देना। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, विदोहन। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर, पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर आर्थिक विकास को अधिक से अधिक महत्व देना, आर्थिक विकास को अधिक से अधिक महत्व देना, अधिक से अधिक महत्व देना, अधिक से अधिक महत्व देना। नेक्स्ट, निर्वनीकरण की बढ़ती दर, निर्वनीकरण की बढ़ती दर, निर्वनीकरण की बढ़ती दर, की बढ़ती दर। नेक्स्ट, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि,
लगातार वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि। नेक्स्ट, भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन, भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन, भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन, उपयोग में लगातार परिवर्तन, परिवर्तन। नेक्स्ट, संपोषणी विकास, संपोषणी विकास, संपोषणी विकास को प्रभावी रूप में लागू न करना, संपोषणी विकास को प्रभावी रूप में लागू न करना, ना करना। नेक्स्ट, आपदाओं से संबंधित जानकारियों, आपदाओं से संबंधित जानकारियों एवं जागरूकता का अभाव, आपदाओं से संबंधित जानकारियों एवं जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव। लास्ट पॉइंट, आपदा प्रबंधन की बेहतर एवं प्रभावी, आपदा प्रबंधन की बेहतर एवं प्रभावी रणनीतियों का अभाव, बेहतर एवं प्रभावी रणनीतियों का अभाव, का अभाव, रणनीतियों का अभाव तथा तथा निर्मित नीतियों के, निर्मित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, निर्मित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, का अभाव। ठीक है, यह आपदा, आपदा की प्रवृत्ति, ठीक है, आपदा की प्रवृत्ति और साथ ही साथ आपदा की प्रवृत्ति होने वाला परिवर्तन, आपदा की प्रवृत्ति में होने वाला परिवर्तन डालिएगा। अब डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है। डालिएगा, आपदा प्रबंधन एवं, आपदा प्रबंधन एवं एवं आपदा प्रबंधन की रणनीति, आपदा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन की रणनीति, आपदा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन की रणनीति, की रणनीति। सुनिए, हम डिस्कस करने जाने वाले हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि आपदा प्रबंधन है क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, आपदा प्रबंधन है क्या। अभी हमने और आपने डिटेल में डिस्कस किया, आपने हमने जाना, डिटेल में जाना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द आपदा है और दूसरा शब्द क्या है बच्चा, प्रबंधन। यही है ना दो शब्द, एक आपदा और दूसरा क्या है, प्रबंधन है आपका। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं एक आपदा है और एक प्रबंधन है। आपदा के बारे में हमने क्या कहते हैं, सब कुछ जान लिया, पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। अब हमारे सामने क्या है, प्रबंधन है। क्या है, प्रबंधन। क्वेश्चन ये उठा कि प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। प्रबंधन का मतलब, ये जो आपदा है, ये जो आपदा है, इस आपदा के नकारात्मक प्रभाव है ना, जल्दी बोलो, है ना। इस आपदा के कैसे प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव। ये जो आपदा है, समझिए नकारात्मक प्रभाव है। ये जो आपदा है, इस आपदा के कारण ये जो हमारा समुदाय है, जो मानवीय समुदाय है, जो मानव समुदाय है, समुदाय या हमारा जो समाज है, सुनिए ध्यान से, समाज की सामान्य कार्य प्रणाली, समाज की सामान्य कार्य प्रणाली, सामान्य कार्य प्रणाली बताओ, ये सुचारू रूप से चलती है तो बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है, ये अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है, ये आपका अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरी तरह से आपका डिस्टर्ब हो जाती है। सोचो, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब क्यों हुई, क्योंकि आपदा ने इसको प्रभावित किया। तो हम प्रबंधन करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, आपका प्रबंधन करना चाहते हैं। प्रबंधन में क्या चाहते हैं, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा जो मानव समाज है, मानव समुदाय है, इसका जो कार्य प्रणाली है, ये जो काम कर रहा है, सुचारू रूप से अपना काम करता रहे। यही चाहेंगे आपका। सुचारू रूप से काम करने का मतलब क्या हुआ कि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़े या कम पड़े। हम किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका अपना करके आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को, आपदाओं के विध्वंसक प्रभावों को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला काम आप आपदा आने के पहले कर रहे हो, आपदा आने के साथ कर रहे हो या आपदा आने के बाद कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हो, क्या वह काम आपदा के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैटर ये है, हमें ये जानना है कि वह आपदा के नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही हमें जानना है। आप में से बड़े सारे लोगों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो बड़े दुखी रहे होंगे कि हमारा प्री नहीं हुआ, हमारा प्री अब क्या होगा। चलो मान लेते हैं, आप कभी अगर हो ही जाता तो क्या कर लेते। तो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेंस दे क्या जाते ना, मेंस तैयार है क्या, जवाब दो। में ही मतलब क्लियर कट बातें हमारी हो रही हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर ही जाते तो क्या, क्या तो मेंस देते, बड़ी अच्छी बात है। मेंस देते क्या, मेंस के क्वेश्चन को टैकल कर पाते क्या। मेंस तो तैयार नहीं पड़ा तुम्हारा, तुमने तो मेंस कभी पढ़ाई नहीं। अब सुन, नुकसान कहां पे होता, नुकसान कहां पे होता। अगर तुम क्या करते, प्री क्वालिफाई कर जाते, तुम जल्दबाजी में मेंस तैयार करते, मेंस तुम्हारा तैयार नहीं होता, 25 अप्रैल को तुम्हारा पेपर होता, पेपर देके तुम आ जाते, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम मेंस के रिजल्ट का तुम्हें पता है पेपर होने वाला हो, फिर भी वेट करोगे। काश पास हो जाते, काश नहीं होता। हमें पता होता हमारा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आता है तुम्हारा मई में आएगा, रिजल्ट जून में रिजल्ट आएगा, और जैसे रिजल्ट आए तुम हो गए फेल। 30 सितंबर को पीटी है, फिर से मेंस छूटा और पीटी पढ़ना तुमने शुरू किया, फिर से पीटी क्वालिफाई किए, मेंस तुम्हारा तैयार नहीं है, फिर से मेंस में पागल हुए, फिर से पीटी, एक साइकिल बन जाती तुम। लकी हो कि तुमको मेंस पढ़ने का प्रॉपर मौका मिला है, याद रखो इस बात को। अदरवाइज जाल में फंस जाते आप लोग, फंस जाते जाल में। मेंस पढ़ने का मौका आपको मिला है, अच्छे से पढ़ो। क्या करना है, अच्छे से पढ़ो मेंस आपका। मैं तुमको बता देता हूं, अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मान लो, अप्रैल लास्ट तक तुम्हारा मान लेते हैं, चलो अप्रैल में तुम्हारा सिलेबस खत्म, चलो मान लिया हमने, इमेजिन कर लेते हैं अप्रैल में तुम्हारा सिलेबस क्या खत्म, आराम से क्या करते घर पे जाना, ठीक है। अब मई आएगा, जून आएगा, 2 महीना, और जुलाई आधा में 2.5 महीना, जितना मेहनत कर सकते हो मेंस पे करो। पूरा मेंस जो पढ़ाया गया, मेंस को पढ़ो, रिवाइज करो, मेंस का सिनॉप्सिस बनाओ, पिछले साल के क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो आपका, और जैसे ही 15 जुलाई आएगा मेंस का टॉपिक रख देना आपका, पीटी पे लग जाना। 71 बीपीएससी तुम पीटी देना, तुम्हारा पीटी फेल, तुम पीटी पास कर गए, याद रखो तुमको मेंस का टेंशन होगा क्या। तुम पता है कि मेंस हमारा तैयार है, बस एक बार पीटी निकल जाए, पीटी तुम्हारा निकल जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, आपका मेंस तुम आपको ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लिख चुके, तुम कुछ नहीं करना, पीटी के बाद टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद क्या कर लेना, आपका लिखने की प्रैक्टिस करना है, फिर तुम सेलेक्ट नहीं होगा तो टॉप कर जाओगे। याद रखो आपका प्रॉब्लम यही है ना आपका। बेचारे पीटी का रिजल्ट बड़े परेशान थे सब कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, टेंशन ना, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। समझ में क्या कहना चाहता हूं ना, देखिए यही काम आपको करना है। जितने बच्चे बैठे हुए हो, आपका 15 जुलाई तक आपका रगड़ के मेंस पढ़ो। कोई तुमको कितना भी आके बोले पीटी पढ़ो, पीटी पढ़ो, पीटी पढ़ो, हाथ जोड़ लेना, बोले बस प्लीज आप हमें गाइड ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम किसी अलग जोन में बैठे हुए हैं,
ठीक है, इस जोन से बाहर निकलने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। मुझे बताओ, पॉलिटी तुमने मेंस पढ़ा ना जी, पॉलिटी तुमने मेंस पढ़ा, क्या उस पॉलिटी से पीटी में क्वेश्चन नहीं आएंगे? जिसका मेंस तैयार है उसका 70% पीटी तैयार है। तो मेंस पे फोकस करो कि एक बार मौका मिले और फाइनल सिलेक्शन मार्क खत्म किया जाए। किसी को लेना नहीं लेना आता, देख लगा कितना दुखी रहती है, दुखी नहीं होना है, ठीक है ना? खुश रहना, भगवान ने बहुत बढ़िया काम पे कर दिया। अगर फेल तुम नहीं करते तो हम चक्कर में फंस जाते, भगवान ने तुमको चक्कर से बाहर निकाला है, ठीक है ना? चलो आते हैं वापस। नकारात्मक क्या बोलोगे? साली रखो। आपदा प्रबंधन क्या है सुनो, बोला कि प्रत्येक वह तरीका, सुनिए आपदा प्रबंधन क्या है? प्रत्येक वह विधि, सुन जाओ, प्रत्येक वह विधि, प्रत्येक वह तरीका जो आपदा आने के पहले, आपदा पूर्व, आपदा के साथ और आपदा के पश्चात अपनाया जाता है ताकि आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को, आपदाओं की बढ़ती बारंबारता को, आपदाओं से होने वाली क्षति को, आपदाओं की विध्वंसक शक्तियों को कम कर सके, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। हमेशा याद रखना, आपदा के आने के पहले, आपदा के आने के पहले जिस व्यक्ति का प्रबंधन क्या कहते हैं मजबूत हुआ, आपदा के आने के बाद उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। अगर सुनिए, तो आपदा प्रबंधन का मतलब ही होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपदा आई कि नहीं है, हर वो काम समझो आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ है आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव, विध्वंसक प्रभाव, आपदाओं की बारंबारता, आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए किया गया प्रत्येक वह कार्य, प्रत्येक वह तकनीकी जो आपदा के पूर्व, आपदा के साथ, आपदा के आने के पश्चात अपनाई जाती है, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपदा प्रबंधन। इसका मतलब ये हुआ कि आपदा प्रबंधन जो है, समझो इसका मतलब ये हुआ कि आपदा जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन की रणनीति 3 प्रकार से हो सकती है। सुनिए जाओ, इसका सीधा मतलब है आपदा प्रबंधन की रणनीति। आपदा प्रबंधन की रणनीति है आपका, इस रणनीति की बात करें तो 3 बातें हो सकती हैं। पहला काम करेंगे हम तैयारी करेंगे आपदा के आने के पहले, इसे हम कहते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन। क्या कहते हैं इसे? आपदा पूर्व प्रबंधन, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा पूर्व प्रबंधन, ठीक है। दूसरा होता है आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन, आपदा के साथ प्रबंधन। और तीसरा होता है आपदा के पश्चात प्रबंधन। तीसरा है आपदा के पश्चात प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन। 3 प्रकार का समझो, 3 प्रकार से हम काम करेंगे। आपदा नहीं आई है तब भी हम काम करेंगे, आपदा आ गई है तब भी करेंगे, और आपदा खत्म हो गई तब भी करेंगे। इस 3 प्रकार के प्रबंधन को बेस मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रश्न उठा कि आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदा के साथ और आपदा के पश्चात प्रबंधन में क्या क्या करेंगे? सुनिए, आपदा पूर्व प्रबंधन की बातें करेंगे तो आपदा पूर्व प्रबंधन में भी 3 काम होता है। इसमें भी 3 काम होता है। पहला होता है आपदा की तैयारी, मैं 2 दिन सबके बारे में बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। आपदा की तैयारी। दूसरा होता है आपदा का शमन, आपदा का शमन या निरोध होता है, मिटिगेशन कहते हैं। और तीसरा होता है आपदा का निवारण, आपदा का निवारण। यहाँ पे देखो ये सिंगल स्टेज है। यहाँ पे जब आपदा पश्चात प्रबंधन की बातें करोगे तो आपदा पश्चात प्रबंधन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बचाव एवं राहत कार्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बचाव, हाँ बोल मतलब बनाना, सुनो, बचाव एवं राहत कार्य होगा। एक होता है रिकवरी का कार्य, रिकवरी कार्य होता है, रिकवरी का कार्य होता है। एक होता है पुनर्निर्माण, ठीक है, एक होता है पुनर्निर्माण का कार्य, रिहैबिलिटेशन का कार्य होता है, पुनर्निर्माण का कार्य। ये 3 काम किए जाते हैं, ठीक है। और तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आपदा तैयारी का अलग महत्व है, आपदा शमन या निरोध का अलग महत्व है, और आपदा निवारण का अलग महत्व है। बचाव और राहत कार्य का अलग महत्व है, रिकवरी का अलग महत्व है, और पुनर्निर्माण कार्य का क्या है, सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर इसमें एक साथ प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए, ठीक है, एक साथ अगर प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए तो आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव में बहुत बड़े स्केल पे कमी की जा सकती है। प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे मान लो अभी हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, हम जानते हैं कि पटना में खुदाई हो रहा है, थोड़ी सी भी बारिश अगर बाढ़ आ जाएगी। हमको ये भी पता है कि जून के लास्ट तक जाते जाते पटना में मानसून आ जाएगा। तो मानसून आ जाएगा तो पटना में जो नालियां हैं, जो नाले हैं, मानसून के आने से पहले सफाई करवा दो। नहीं करवाया, जब पहली बारिश हो जाए तो सफाई करवाते हैं सब। अगर इसका मतलब ये है तुम अवेयर नहीं हो, तुम अवेयर नहीं रहोगे तो सिंपल सी बात है, यही बाढ़ तुमको एक बार नहीं बार बार मारेगी। मोदी जी कहते हैं कि हर आपदा हमें कुछ सिखा करके जाती है, आपदा सिखा करके जाती। आए हैं इस बार, अभी कम मारा है तुमको, सुधर जाना, अगली बार फिर आएंगे, और अगली बार जब तुमको चोट देंगे ना, इसे भारी चोट देंगे। अगर बुद्धिमान हो सुधर जाना, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो तैयार रहना, चोट तो हम देंगे तुमको। मोदी जी ने कहा एक आपका बुद्धिमान इंसान वही है जो आपदाओं से सीखता है। आपदाओं से क्या करता है? सीखता है, आपदाओं से सीखता है। अगर वो आपदाओं से नहीं सीखेगा तो बार बार उसका नुकसान होता रहेगा, ठीक है। बोला लिखिएगा, जब बोलूंगा बनाने के लिए बना लीजिएगा। अभी बच्चे बना लोगे फिर सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होगा? मैंने बोला कि रुक जाना, जब बोलूंगा तब बनाना। लिखो आपदा प्रबंधन। देखो आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ, आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ, आपदा प्रबंधन का सामान्य अर्थ आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है, आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है, होने वाली क्षति को कम करना है। कीजिएगा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य या तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक उस कार्य एवं तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है, जिसका संबंध आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों, आपदाओं की बढ़ती बारंबारता, आपदाओं की बारंबारता, आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, चाहे
चाहे उस कार्य एवं तकनीकी को चाहे उस कार्य एवं तकनीकी को आपदा पूर्व उस कार्य एवं तकनीकी को आपदा पूर्व आपदा के साथ आपदा के साथ या आपदा के साथ या आपदा के पश्चात या आपदा के पश्चात लागू किया जाता है या आपदा के पश्चात लागू किया जाता है लागू किया जाता है ठीक है ना। अब लिखिएगा आपदा प्रबंधन की रणनीति आपदा प्रबंधन की रणनीति तो इसको बना लीजिएगा यहाँ इसको सेट करना है आपदा प्रबंधन की रणनीति। अब इसको बना लीजिए सेट कर दो आप वहां पे। चुप को रहा कर रही थी बना लिया आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे जैसे हमारा आपदा पूर्व प्रबंधन है आपदा के साथ और क्या है आपदा के पैसा इसके बारे में 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखा लेंगे। जिन लोगों ने ड्रॉ करें हिंट डालेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन 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 करें स्टार्ट करें ना लिखिए इसके अंतर्गत आपदा पूर्व प्रबंधन इसके अंतर्गत संभावित संकट या आपदा इसके अंतर्गत संभावित संकट या आपदा के कारण संभावित संकट या आपदा के कारण होने वाली जान माल की क्षति होने वाली जान माल की क्षति को कम करने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं उदाहरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना वर्तमान कमजोर ढांचे को मजबूत करना घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास आपदा आपदा जोखिम मानचित्र तैयार करना आपदा जोखिम मानचित्र तैयार करना कॉमा समुदाय को प्रशिक्षित करना इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। गतिविधियां बाहर हल्ला कैसा हो रहा है शोरगुल कैसा हो रहा है कैसा हल्ला हो रहा है बाहर आप प्लीज मना कीजिए उनको। इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। देखो इस चरण में उठाए गए सभी कदमों को आपदा तैयारी आपदा समन एवं आपदा निवारण में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। सेक्रीफिकेशन आपदा के साथ प्रबंधन लिखिएगा। इस चरण में आपदा द्वारा पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति राहत सामग्री उपलब्ध कराने संबंधित कार्य एवं इनके कष्टों को दूर करने के लिए किए गए सभी कार्य सम्मिलित होते हैं।
सम्मिलित होते हैं। आगे आपदा पश्चात प्रबंधन। आपदा पश्चात प्रबंधन। देखो इस चरण के अंतर्गत किसी भी आपदा के घटित होने के तुरंत पश्चात प्रभावित समुदायों की शीघ्र पुनर्बहाली तथा पुनर्वास के उद्देश्य से आपदा की अनुक्रिया में की गई सभी पहल समझ रहे हैं आप लोग, सभी पहलें सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंतर्गत शामिल सभी गतिविधियों को बचाव एवं राहत कार्य, रिकवरी का कार्य एवं पुनर्निर्माण में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ये 3 स्टेज है। ये क्या है? 3 स्टेज है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आप लोग लिखना, घर से लिख लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपदा प्रबंधन की रणनीतियों में आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पश्चात प्रबंधन की तुलना में अत्यधिक प्रभावी कदम है। चर्चा करें। करना पड़ेगा चर्चा। ठीक है, आपको देखो इस क्वेश्चन में आपको हर एक पॉइंट में आपको ये समझाना है कि आपदा पूर्व प्रबंधन अगर हम करेंगे तो आपदा पश्चात प्रबंधन प्रभावी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाहता है। आपदा प्रबंधन हम करेंगे, दोनों जरूरी है। पूर्व भी जरूरी है, क्या जरूरी है? पश्चात। इन कह रहा है कि पश्चात की तुलना में आपदा पूर्व प्रबंधन ज्यादा प्रभावी कदम है। तो आपदा अगर आ ही गई, ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चे, मान लो किसी रीजन में भूकंप आ गया, जितना नुकसान होना तो हो गया ना, जितना नुकसान होना तो क्या हुआ, जितना नुकसान हुआ तो हो गया आपका। अब तो क्या करें, ये देखने जा रहे हैं कि जो लोग जिंदा बचे उनको कम से कम बचा लिया जाए। हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते, आपदा पूर्व प्रबंधन करते, हम आपदा चेतावनी पहले लगा देते, आपदाओं की भविष्यवाणी कर देते, लोगों को ट्रेनिंग देते, लोगों को जागरूक बना देते, लोगों को समझो आप अवेयर जागरूक बना देते, हम सारी जानकारियां उपलब्ध करा देते, मैप बना देते, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते और लोग पहले से तैयार रहते, तो भूकंप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, कम पड़ता? यही क्वेश्चन में आपको दिखाना है। यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिखाना है कि आपदा पश्चात प्रबंधन की तुलना में आपदा पूर्व प्रबंधन है वो अधिक प्रभावी क्यों है। क्वेश्चन ये है कि प्री के पश्चात मेंस की तैयारी करने की तुलना में प्री के पहले मेंस की तैयारी करना ज्यादा प्रभावी क्यों है। यही है तुमको, है दोनों जरूरी, क्या है दोनों, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन है? पहले वाला आपका। वही क्यों पहले वाला जरूरी है, इसी के बारे में आपको देना है। टाइम हमारा आज खत्म किया, 5 बजने वाले हैं, आज टाइम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, सुनिए, कल हम क्या करेंगे, कल हमारा टॉपिक हिंदी कहाँ करने जाएगा, सुनो। कल अरे बालक हम हैं, अभी हम यही हैं, मिलेगा 15 मिनट का ब्रेक, डोंट वरी। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा आपदा और आर्थिक विकास। समझ रहे हो आपका क्या होगा, आपदा और आर्थिक विकास। आप लोग खेल डालो जरा, डालो। प्राकृतिक आपदा सब बैठ के सब, कोई बैठ बंद नहीं करेगा। अब यही बैठे हैं, देखो आपदाएं, देखो प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधक हैं। प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधक हैं। ठीक है, तो पूरा हमारा हेडिंग है आपका। अब प्रमुख बाधक है क्यों, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक आप सुन कैसे क्वेश्चन होगा आपका। प्राकृतिक आपदाएं जो है प्राकृतिक आपदाओं का संबंध कृषि से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध उद्योग से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध समुदाय से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध समझो आपका समुदाय के बाद पर्यावरण से, प्राकृतिक आपदाओं का संबंध तुम्हारा आपका मानव के स्वास्थ्य से। हर सेक्टर में लेके जाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नुकसान दिखाएंगे। बताओ, हर सेक्टर में अगर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित अगर नुकसान दिखाएंगे तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो प्राकृतिक आपदाएं विकास करेंगे, विकास में बाधक बन जाएंगे। क्या बन जाएगी? बाधक। यही चीज हमें और आपको कल डील करना है। तो कल स्टार्टिंग का आधा घंटा इसलिए आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग का आधा घंटा इसलिए होगा, उसके बाद टॉपिक शिफ्ट करेगा बाढ़ की तरफ। कहां की तरफ जाएगा? बाढ़ की तरफ। कोशिश किया जाएगा कल बाढ़ का टॉपिक क्या किया जाए, मेन फोकस रहेगा बिहार सरकार का इनिशिएटिव। समझ रहे हो कि बिहार सरकार ने क्या किया है। टाइम बचा तो सूखा चलेंगे और परसों हमारा सूखा खत्म हो जाएगा आपका, और उसके बाद एंट्री मारेंगे कहां पे, एंट्री हम मार देंगे आपका पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। आपको बस एक काम करना होगा, जब मैं लिखवाऊंगा
स्पीड बढ़ाना होगा बस। और स्पीड आप बढ़ा लेंगे तो फायदा आपका होगा। वहाँ स्पीड बस आपको लिखा सबूंगा, बस आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। कल मिलते हैं आप लोग, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। जय जय हिंद करके जय हिंद करके चुरा कर बोलते जय हिंद बोल दिया ना।